जो एप्पल का लोगो आपको इंस्पायर कर रहा है, जिस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने मतलब अपने जीवन को सौंप दिया है, विराट कोहली जैसे आप आइकन्स को फॉलो करते हो, आप ये जानते हैं क्या इन सबको किसने इंस्पायर? सीताराम 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 सीताराम। जो बॉलीवुड है वो बहुत ही हीन भावना से, बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखती है जब व्हेन इट कम्स टू। कुछ मेरे मन में चल रहा था, मैं लेकिन बोल नहीं रहा था। जब बहुत टाइम बीत गया तो सर ने मुझसे फिर एट लास्ट पूछ लिया कि शोभना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एंड देन लिटरली पैर से जमीन खिसक गई। आप सब सडनली राम को याद करते हैं और फिर आप चिकन को याद करते हैं। दिस इज गोइंग टू डिसरप्ट द होल आइडिया। ये मैंने किसी पॉडकास्ट में किसी स्टोरी में कहीं नहीं बताया। एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इज एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव। तो पता चला कि दो हलवाई हैं जो अंग्रेज दिखते हैं। उसने बोला कि मेरे यहाँ काम करता है, हलवाई है। हाँ, वो वैसा दिखता है। उसको मैं फोटो भेजा उसने, मैंने बोला हाँ इसको ले आओ। फिर वो आया तो बोलता है मेरे और बड़े भैया वो मुझसे ज्यादा अंग्रेज दिखते हैं। कितने दिन लगे आपको एक फिल्म? बता दूं मैं? हाँ, बताना नहीं चाहिए मुझे वैसे। तो वहीं से मैंने चंदन खरीदा और इनके माथे पे लगवाया और फिर एक नाव पे बैठ, कमर के नीचे की बॉडी मुझे फील ही नहीं हो रही, नम हो गई थी। मतलब इतना एंजाइटी थी। और हमारा कहीं पोस्टर नहीं लगा। ये फिल्म बिना पोस्टर, बिना किसी और पब्लिक प्रमोशन के चल रही है। जहां भी चल रही है वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। ख़ास इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम ब्लेस्ड। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि आई एम ब्लेस्ड और सच में जैसे कृपा बरस रही है। आज का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट वो मैं हक से लूँगी, क्योंकि कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो कि कभी कमर्शियल लोगों के लिए की जाती हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप प्रोड्यूसर्स के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने लिए लिखते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ये प्रोड्यूस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कृपा बरसती है, और वो जब कृपा बरसती है तो वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, वो समाज के लिए होती है। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये इंट्रोडक्शन लंबा होगा, मैं डेफिनेटली ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक खिचड़ी पकाई जाती है, एक रसोई में माँ काम करती है, एक भोजन बनता है और एक बनता है भोग। और जब वो भोग बनता है और वो जब बंटता है तो उसे बोलते हैं प्रसाद। और वो प्रसाद बांटा जा रहा है हनुमान अंश के रूप में। और आई एम सो ब्लेस्ड कि आज उसकी प्रसादी मुझे भी मिलने वाली है। और मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वो फिल्म देख कर आई हूँ और उसी रात मैंने फिल्म के डायरेक्टर विशाल जी से बात करी और इन्होंने, ये इतने हम्बल हैं कि इन्होंने उसी समय मुझे जवाब दिया और मैं इनके पीछे पड़ गई कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट बहुत जल्दी करना है। विशाल जी, थैंक यू सो मच। मैं और इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ऋषि जी हमारे साथ हैं। ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और लिरिसिस्ट हैं, लेखक हैं। और हमारे साथ हैं शोभिनव जी, और जो कि इनको तो मैं बाबा ही बोलूँगी। बाबा नमस्कार। सीताराम। सीताराम, कैसे हैं आप? तो एक अच्छा सा सीताराम सब लोग मिलके बोलते हैं, सीताराम। सीताराम। तो भाई विशाल जी, इतनी कृपा आपने हम पर कर दी, इतने बिजी स्केड्यूल में से आप आज हम लोग लेट नाइट यहाँ बैठ के शूट कर रहे हैं। ये कृपा तो है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस अब आप ये बताइए कि आप पर ये कृपा कब बरसी और कैसे आपने यही सोचा कि नींव करोली बाबा। तो कृपा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने बुलाया। और ये अपने आप में एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि आप अहमदाबाद में रहती हैं और हम मुंबई में पॉडकास्ट करने वाले थे। हाँ बिल्कुल। और वो पॉडकास्ट मुंबई की जगह पे अहमदाबाद में ही हो गया, आपके घर पे जी हम आ गए। तो कृपा जो है ना डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बरस रही है। ये फिल्म बनाने का ऐसा मंतव्य जो है वो बहुत समय से था। इस कहानी को लेके मैं कई सालों से मतलब इसको लेके ट्रैवल कर रहा था। मैं नीम करौली बाबा के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड इसलिए था क्योंकि वो एक मिस्टिक होने के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारे मानवीय गुण थे जो लोगों को डायरेक्टली कनेक्ट करते थे। और क्या होता है कि आप जिस तरह के विचार रखते हैं वो आपके धीमे धीमे आपके चेहरे की रेखाओं में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो महाराज जी का चेहरा वैसे तो बड़ा आम चेहरा है, आपको उत्तर प्रदेश में वैसे चेहरे, मेरे नाना जी का चेहरा भी वैसे था, लेकिन जो उनके व्यक्तित्व में जिस तरह के भाव रखे
उन्होंने रखे होंगे सारे जीवन भर, उसमें उनके चेहरे पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतना कृपा, इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन कि आप बस देखो और उनकी पिक्चर को देखते रह जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात बहुत अंदर से थी कि इस कहानी को तो मुझे बोलना है। और मुझे चूंकि मैं 2017 के ऑनवर्ड जो है ना, मैंने सारे नेगेटिव जो कंटेंट था उसको लिखना, उस पर काम करना, उससे जुड़ना, ये सब मैंने बंद कर दिया था। क्या मैं पूछ सकती हूँ किस टाइप का नेगेटिव आपको नेगेटिव लगता है? सो देयर आर 4 lanes इन विच बॉलीवुड, जिस पे बॉलीवुड थ्राइव करता है। एक गाली गलौज का सिनेमा था, जिसमें गाली गलौज के बिना उनका शायद कोई भी सीन कंप्लीट नहीं होता। दूसरा सेक्सुअलिटी और या सेक्सुअल कंटेंट, जिसमें अलग अलग तरह की सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल होता है। तीसरा है फॉल्ट लाइंस पे काम होता है, जहाँ पे जो भी समाज में किसी भी तरह की दरार है, जैसे कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं, फिर उसमें एक नया LGBTQ भी जुड़ गया है। वो तो अब मस्ट हो गया है। अब मस्ट हो गया है। तो इस तरह की 4 लेन्स हैं, तो जिसमें एक जाति सूचक बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइन पे काम करना, धर्म पे काम करना, फिर गाली गलौज हो गया, और दूसरा सेक्सुअलिटी हो गई। उसमें साथ में वीमेन इश्यूज को फेमिनिज्म के नाम पे उसमें भी कैटेगराइज करके, तो था क्या कि अगर आप वायलेंस नहीं कर रहे हो, अगर आप सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मेरे हिसाब से तीनों वायलेंस के ही रूप है। अगर आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या आप किसी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल्ट लाइन पे काम नहीं कर रहे हो, आपकी फिल्म इररिलेवेंट है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था पिछले 20 सालों में, 20 या 25-30 सालों में। तो अगर आप कोई पारिवारिक फिल्म, किसी संत महात्मा के ऊपर फिल्म बिना कंट्रोवर्सी की, और आप कोई कहानी ऐसी जो आध्यात्मिकता के बारे में बात करती हो, आप ये सोच से भी परे बात हो गई है। पिछले 30 से 40 साल के बीच में कोई भी पॉजिटिव लाइट में, अंटिल नेस वो बाबा राम रहीम ने खुद ही अपने लिए फिल्म बनवा ली हो, जिसके डायरेक्टर भी खुद थे वो, तो कोई फिल्म मैं और मेरी भतीजी तो गाने गा के उस पे डांस भी करते थे। कौन से चार्जर, सम चार्जर, I'm the love charger. I'm the love charger. मतलब चार्जर नहीं, चार्जर। तो वो फिल्म को छोड़ दिया गया। तो हमारे बॉलीवुड ने, मैं उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। देयर इज अ इंडस्ट्री कॉल्ड बॉलीवुड, देयर इज अ इंडस्ट्री कॉल्ड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन द सेम सिटी ऑफ बॉम्बे। तो जो बॉलीवुड है वो बहुत ही हीन भावना से, बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखती है जब व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेइंग अ सेंट। और ये आप कंसिस्टेंसी उसकी इतनी है, मैं आपको फेयरिस्ट दे सकता हूँ लगभग 10-12 फिल्मों की, बट चलिए उधर नहीं जाते। तो ये अपने आप में बहुत ही वो था, लेकिन मुझे ये कहानी इतनी इंट्रिग करती थी, मैं और इंट्रिग क्यों करती थी, क्योंकि मेरा खुद अपना एक मिरेकलस इवेंट मेरे साथ में हुआ था जी, जो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। हाँ, मुझे वो शेयर जरूर करिए। हाँ, बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन अभी मैं चूंकि मुद्दे पे बात, मुद्दा ये है, नहीं तो फिर वो हमारा लॉपसाइड उधर चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आया कि कोविड के बाद में ना मेरी हनुमान भक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, और मैं काफ़ी हनुमान जी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने लगा। मेरी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स होते, किरदार होते, जो प्रोटैगनिस्ट होते, तो उनमें हनुमान जी, हनुमान तत्व आना शुरू हो गया। ये हनुमान भक्ति से हुआ। उसी बीच में मुझे पहले से ये कहानी लेके चल रहा था, तो मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को ये कहानी सुनाता था कि भैया ये फिल्म बनानी चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया है, आप बना लो। ऐसा भी कहता था कि आप बना लो, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। सो दे से हाँ बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन एक्टर कौन होगा इसमें, स्टार कौन आएगा? अब भाई स्टार से बात जहाँ शुरू होती है वहाँ पे बजट्स ऐसे स्वेल करना शुरू हो जाते हैं। तो फॉर मी टू प्रोड्यूस अ फिल्म और टू राइट एंड डायरेक्ट अ फिल्म, इट नीड्स मल्टीपल लेवल, जिसमें से एक लेवल ये होगा कि आप स्टार को पहले स्टार की खोज करो और उसको पीछे पड़ रहो, उसके फिर आप निकाल के उससे डेट लो। अगर वो तैयार हो जाता है फिर उसके लिए एक्स अमाउंट पैसे चाहिए पड़ेंगे, उसके लिए आपको दूसरा प्रोड्यूसर लगेगा, फाइनेंशियल लगेगा, दुनिया भर की चीज़ें। तो इट्स अ प्लेथोरा ऑफ, इतना सारा काम है जो करते करते ही आप थक जाओगे। और मैं
एक ऐसे बीइंग के बारे में, ऐसे व्यक्ति के साथ काम क्यों करूं जो जिसका कोई पास्ट हो। उसने एक नेगेटिव फिल्म करी, उसके लाइफ पे एक नेगेटिव इवेंट है, किसी ने एक एक्टर का नाम लिया, मेरे बहुत मन पसंदीदा एक्टर है वो, बहुत ही पसंद है मुझे, पर मैं उसी बिल्डिंग में रहता था जिसमें वो रहते थे। मैंने एक बार उनके परिवार के साथ में उनको देखा कि वो इतनी चिकन की हड्डियां जो है ना उन्होंने मतलब रखी। अब जब उन्होंने नीम करौली बाबा का नाम लिया तो मुझे वो दृश्य याद आ गया कि एक व्यक्ति को मैं कैसे बदलूंगा। या अभी जो आने वाली फिल्में हैं, जो धार्मिक फिल्में हैं, रामायण है, उनमें जो मुख्य किरदार हैं, वो भी जब इसी बात पे तो जनता ने आवाज उठाई ना कि जब वो अब चिकन के अलावा हमारी बात ही नहीं बनती है, हमको वही नहीं बनता, तो आप सब सडनली राम को याद करते हैं और फिर आप चिकन को याद करते हैं, तो वो मैच नहीं हो पाता। और पता नहीं वो जब रिलीज होगी उसका क्या होगा, बट मुझे ये तो पता है कि वी कैन नॉट रिलेट। तो मेरे साथ में एक और बात है कि मेरा मानना ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर सकता है, जैसे रणबीर ने सुधार किया है, बिल्कुल, और वो उन्होंने नया जीवन, लेकिन मैं किसी स्टार के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि सर आप एक तो पहले तो आप इस बात के लिए हाँ बोलिए कि आप ये फिल्म कर रहे हो, प्लस सर आप ये नहीं कर सकते, तो यू अंडरस्टैंड, ये सर अरे तो भाई यार चल काम कर तू, मेरा टाइम ऑफिस से निकल, मेरा टाइम खोटी मत कर, मेरा टाइम मत वेस्ट कर। खैर बात ये थी कि मैं बहुत समय तक ये सब करता रहा और इवेंचुअलिटी में एक दिन मैं एक दुनिया के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास में आई हैड अ मीटिंग, जिसमें सालों लगते हैं मीटिंग मिलने के लिए। मैं गया और लकीली मेरी जो है ना दो तीन उस वहाँ पे जिनके प्रोड्यूसर के साथ में गया था, वो अच्छी मीटिंग्स हुई बैक टू बैक, और उन्होंने मुझे एक ऐसे डिपार्टमेंट के पास भेजा जो इंटरनेशनल सीरीज फ्रॉम इंडिया वो बनाते हैं। हम गए वहाँ पे, हमने गुजरात के एक राजा थे, उनकी कहानी जिन्होंने पोलैंड के बच्चों को बचाया था, वो कहानी पिच की उनको बड़ी अच्छी, कहा कि अगले वीक आप लेके आइएगा। क्या उन इतने उनको इतना इंटरेस्ट आ गया उस सब्जेक्ट से, क्योंकि वो इंटरनेशनल रेलेवेंस की कहानी थी। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई और कहानी है क्या जो इंटरनेशनल रेलेवेंस की हो, इंडियन स्टोरी बट उसके अंदर रेलेवेंस ऐसा हो। मैं तो बहुत एक्साइट हो गया, मैंने कहा भाई साहब, तो मैंने तो नीम करौली बाबा की कहानी ऐसे इतना रस के साथ में मैंने फुल एक्साइटमेंट सुनाई, जब और मैं एक्साइटमेंट में सुनाता हूँ तब जब वो सीन की आवश्यकता होती है, अदरवाइज मैं अपने एक्साइटमेंट को होल्ड करता हूँ, वो थिएट्रिक होती है थोड़ी सी, एक डायरेक्टर को भी थिएट्रिक्स करनी पड़ती है। पर मैं इसमें इतना एक्साइट होकर सुना रहा था, मैं खुद ही सोच रहा था यार मैं थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। बात खत्म जब तक हुई, उस महिला ने मेरी तरफ, जो वहाँ पे बैठी थी महिला, उन्होंने वैसे ही पोकर फेस बना रखा था, हमने ऐसे देखा, एक पॉज लिया, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ स्टोरीज। एंड मुझे एक सेकंड को ये लगा कि ये क्या है, मतलब आप इसको रिजेक्ट करने के 1000 तरीके होते हैं, हम रिजेक्ट होते हैं हर दूसरे चौथे दिन होते हैं, ऐसी क्या बात है कि आप सच पे आपने इतना जोर क्यों दिया। और फिर मैं क्या हो गया कि मुझे वो बात कुछ तो चुभ गई, और मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे लगता है कि जिन जगहों पे हम बैठे हैं, ये कहानियाँ वहाँ नहीं बनाई सकती, और इनका नैरेटिव ही दूसरा है, इनका विमर्श ही दूसरा है, इनके दिमाग में कीड़े ही दूसरे हैं, ये आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये हम मेरी बात को नहीं सुनेंगे, ये आने वाले किसी व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे। ऐसे समय में आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है एज अ फिल्म मेकर कि अगर एक ऐसा नैरेटिव जो एक तरह की कहानी को कंसिस्टेंटली ब्लॉक ही कर रहा है, क्या मुझे उस नैरेटिव को तोड़ने की आवश्यकता है एज अ फिल्म मेकर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई एक्टिविस्ट हूँ, पर एक अंदर से एक विचार तो आता ही है ना कि यार मैं ऐसी फिल्म क्यों ना बनाऊं जिससे कि ये नैरेटिव टूटे। सबसे पहले कि 40 साल क्यों और लग गए भैया आपको, नीम करौली बाबा की कहानी आपको बोलने के लिए 40 साल क्यों लगे। मेरा सवाल इंडस्ट्री से है, मैं ही बना रहा हूँ फिल्म, लेकिन ये सवाल इंडस्ट्री से है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर उनके सामने बैठ के किसी भी फेमस संत के बारे में ये कहते कि उनका एक पास्ट बहुत काला था तो वो तुरंत इंटरेस्टेड हो जाते हैं और उनको बताते कि ये हम उनको एक्सपोज कर सकते हैं। करेक्ट। वो इमीडिएटली आपका यस हो जाता। पर जो सत्य है, जो सनातन है, जो शाश्वत है, वो उन्हें मंजूर ही नहीं है, तो वो वाले कान तो बहरे हैं 100%। और ये बहादुरी जो आपने करी, क्योंकि हमारे साथ और गेस्ट भी बैठे हैं, ये टीम आपने कैसे जोड़ी, ये हीरा कहाँ से मिला आपको? तो मैं
वो जो दिन था हम्म। उसके बाद से ऐसा हो गया कि मैंने वो जो पिच करने का जो स्पीड था उसको मैंने डबल ट्रिपल कर दिया. आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द स्टोरी टू मल्टीपल पीपल्स एंड उसमें ऋषि तो मेरे साथ में थे. ऋषि हैं, पीयूष हैं, रितेश हैं, ये लोग मेरे साथ में पहले से थे. और फिर एक दिन हुआ कि मैंने अपनी एक फ्रेंड थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई. उनको मैंने कहानी बताई, वो बहुत एक्साइट हो गई. मैंने एक दूसरी प्रोड्यूसर फ्रेंड है, वैसे सीनियर है काफ़ी, उन्होंने चॉकलेट बनाई थी. अच्छा, ओके. विवेक अग्निहोत्री के साथ में पहली फिल्म उनकी थी. ओके. तो उनको सुनाई. वो भी बहुत हनुमान जी भक्त हैं और वो हम बेसिकली हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चलाते हैं क्लब हाउस के ऊपर, जहाँ पे कुछ 12-13 हज़ार लोग ऑलरेडी उसके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स. अच्छा. दुनिया भर से वो आते हैं Okay. और वहाँ पे रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. फ्रॉम लास्ट 5 years इट्स ऑन. दिस इज 6th year इट्स गोइंग. और वहाँ पे मैं रोज वही हनुमान भक्ति, मैंने बोला कि मुझे हनुमान भक्ति यहाँ से, तो उनमें रागिनी सोना जी जो है वो वहाँ का पार्ट थी, फाउंडिंग मेंबर थी हमारे साथ में. उसका फाउंडर मैं हूँ, लेकिन देयर वर मैनी फाउंडर्स जिन्होंने बाकी चलाया उसको. तो रागिनी जी ने फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ. देन देयर वाज अनदर इन्वेस्टर, जो एक टेम्पल ट्रस्ट था, वो इंटरेस्टेड थे वो. तो भाई हमने कहा कि चलो ये तो बढ़िया अच्छा बन गया. तो नाउ वी हैव द बुके. आई ऑलरेडी हैव वेरी कंट्रोल्ड बजट. मैंने बहुत टाइट बजट में बनाया कि इसके इकोनॉमिक्स एकदम पेपर पे सेट है. बट हुआ ये कि इवेंचुअलिटी में कुछ महीने भर के अंदर वो व्यक्ति भी उसने विड्रॉ कर लिया. सो नाउ बचे 2 ही लोग, नम्रता सिंह एंड रागिनी सोना जी. तो मैं इनको मिलने गया इस्कॉन टेम्पल में. मैंने एक प्रपोजल दिया. मैंने कहा देखिए ऐसा है कि ये तो बंदा भाग गया, अब ऐसे तो फिल्म बननी नहीं है, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया है. मैंने कहा मैं इसका प्रोडक्शन जो है ना इस हाफ बजट में फिनिश कर दूंगा. फॉर दैट व्हाट आई विल डू, मेरे पास जो रिसोर्सेज है, मेरी जो टीम है, उसको मैं बहुत ही कम बजट में लेके आऊँगा. मैं अपनी फीस छोड़ दूंगा, राइटिंग डायरेक्टिंग व्हाटएवर फीस, हमारा ऑफिस यूज़ करेंगे हम. और मुझे ऐसा लगता है कि हम पुल ऑफ कर लेंगे इसको इस बजट में. प्लस मल्टीपल लोकेशंस थी जो हमें पहाड़ पे जाके शूट करना था, ये करना था. मैंने कहा सब क्लब करके एक जगह पे कर देंगे. वी विल ट्रैवल लीन. हम ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, किसी को भी फ्लाइट नहीं मिलेगी. एक जगह रहेंगे, एक सा खाना खाएंगे. कोशिश करेंगे एक कमरे में 2 से 3 लोग रहें, और जितना हो सकता है हम पैसे बचाएंगे, लेकिन इस बजट में बन सकती है फिल्म. तो वो लोग, उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने हाँ बोला. उसी बीच में हमने अपनी, जैसे ही उन्होंने हाँ बोला, पैसे अकाउंट में आने शुरू हुए, तो हमने फिर उसके अंदर कास्ट, अपने टीम और कास्ट वगैरह सब कुछ फाइनलाइज करना शुरू किया. इसके पहले हम किसी एक्टर के साथ में ऑलरेडी काम कर रहे थे नीमकरौली बाबा के रोल के लिए. और होता ये है कि हम जब असिस्टेंट टीम हायर करते हैं, बहुत लेट हायर करते हैं. मतलब हमको अक्टूबर 20 में शुरू करनी है, 22-25 में, और हमने अपनी टीम अक्टूबर 4 को हायर की, 15 days प्रायर, बिकॉज द मनी वाज नॉट इन द अकाउंट. सो आई डोंट वांट कि भैया मेरे पास हो चुका है. एक फिल्म थी जिसमें ऋषि भी मेरे साथ में था. उस फिल्म में हुआ था, बड़ी फिल्म थी वो, मतलब मल्टी करोड़ बजटेड फिल्म थी वो. स्टार्स थे उसमें अंदर. लेकिन वो फिल्म में 2.5 महीने काम हुआ. उसके बाद में इवेंचुअलिटी वो फिल्म बनी नहीं, और किसी असिस्टेंट को पैसा नहीं मिला. तो मेरे अंदर वो थी कि यार वो ऐसा बहुत खराब एक्सपीरियंस था, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मैंने लास्ट मोमेंट तक होल्ड किया. पैसे आए तभी मैंने हायर की टीम. अब टीम हायर की, तो मेरा जो फर्स्ट एडी था वो लखनऊ का था, और उसने कहा मेरी टीम है, मैं टीम को लेके आ जाऊँगा. मैंने ठीक, कल से आ जाओ भाई. 4 को उसने ज्वाइन किया, लेकिन वो टीम उसकी आई नहीं. मैंने कहा तुम्हारी टीम कहाँ है? बोलते वो तो ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक ट्रेन में है, और एक और है वो आएगी, उसका शूट चल रहा है. तो मैंने कहा ठीक है भाई यार, क्या है, अभी तो दिन ही 15 है, उसमें भी तुम 2 दिन 3 दिन तुम्हारे चले जाएंगे. बट इवेंचुअली हुआ ये कि उनका सेकंड एडी जो है ना आना था, वो आया. तो वो ऊपर हमारे एक मेज़नाइन ऑफिस में वहाँ पे बैठा हुआ. तो मैं वहाँ गया, और मैं तो एडी को मिलने गया, और मैं थोड़ा सा नाराज़ भी हूँ कि अरे भाई तुम 2 दिन कहाँ इतना टाइम लगा दिया तुमने, तो कितने दिन बचे हैं. मैं गया, मैंने देखा अरे ये तो महाराज जी हैं. दैट वाज हिम. सो शोभिनव जी. तो शोभिनव को देखा मैंने, तो मैं भूल गया वो सब बाकी बात. मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया यार, क्या बात है. ये पूछा तो पता चला लखनऊ का ये वो असिस्टेंट है. आया थोड़ा, अरे कृपा हो गई महाराज जी ने. आपने वो दिमाग में एक छवि बना के रखी थी जो उनसे लगभग थोड़ी नहीं. आपको मैं, यू विल, दिस अनकैनी. आई विल टेल यू व्हाई, एंड आई एम कमिंग बैक टू द, मैं मेन बात के मुद्दे के ऊपर वापस आ रहा हूँ कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम जब
ये भाई साहब आए ओह तो ये मैंने तुरंत ही उसी दिन या उसके एक दिन के बाद ना, मैंने ऐसे मेरे अपना यही आईपैड है, इसके ऊपर ही मैंने महाराज जी की पिक्चर की ये किया और मैंने किसी से बोला क्लिक कर दो भाई, जस्ट लाइक दैट। अब ये भाई असिस्टेंट, ये वो सेक्रेटरी, ये अपना काम कर रहे हैं, रोज सब कुछ हो रहा है, एक अच्छी वाइब मैच हो रही है। 15 दिन के अंदर हमने कैसे कैसे करके फिल्म रैकी भी उसी टाइम में, उसी 15 दिन के अंदर हुई, उसी में बहुत सारी प्लसेस माइनसेस हुई। टीम में से कोई भाग गया, कॉस्ट्यूम डिजाइनर 20 तारीख को 3 दिन पहले भाग गई। सो देयर वाज लाइक परीक्षाएं भी आती है ना, कृपा के पे Lord. परीक्षा तो आती है कि आप पर अपना समहाउ मुझे वो जो दिन था जहां पे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर जो बात हुई, तो उस दिन से लेके अभी तक वो एक तरह का जुनून ही है जो मुझे पिछले साल सवा साल से बिना 1 रुपए कमाए हुए, आई हैव नॉट अर्न लास्ट 1.5 year almost, he knows because he's smiling with he knows, he's like वो जुनून है कि मुझे मालूम है कि सब कुछ होगा, and this is going to disrupt the whole idea. It is much bigger than the money. It is much bigger than the fame. It is much bigger than anything which happens in our lives. कि अरे भाई हमको किसी तरह का वैलिडेशन मिल जाता है, ये हो जाता है। What it will do, it will crack, it will break the narrative. 40 साल का नैरेटिव कि आप संत महात्माओं पर सिर्फ नेगेटिव फिल्म बना सकते हो, उनकी तो छवि ही नेगेटिव है। मैं फिल्मों के नाम ही ले देता हूँ, पीके, ओ माय गॉड 1, आपको आपने क्या, मैं आपने तिलक लगाकर गुंडा बना देना उसको, तिलक लगा के रेपिस्ट बना देना। आप हीरो बताइए, एक हीरो बताइए जिसके तिलक लगाया और वो हीरो है। हाँ, वो या तो एंटायर हीरो होगा, नेगेटिव होगा, ग्रे शेड होगा, वो हीरो हो ही नहीं सकता। उसको कलावा बांधना है, उसको तिलक लगाना है और वो गुंडा ही कर रहा है और वो 100% बंदूक चला रहा है, ये तो है। तो इसमें हुआ ये कि ऐसे में वो था मुझे कि हर एक चीज होती थी और मैं पता था नहीं अब तो हो जाएगा। कॉस्ट्यूम डिजाइनर 3 दिन पहले भागना का मतलब था कि खत्म है। खैर इतनी समस्या नहीं थी, अब हमने किसी तरह से जुगाड़ उगाड़ करके, मतलब हम जो है ना अर्ली शेड्यूल करके 2 दिन शेड्यूल करके हम चित्रकूट पहुंच गए। ये सारा शूट चित्रकूट में हुआ, एक ही जगह पे सारा कुछ? सारा शूट मुंबई का 2 दिन शूट करके फिर हम चित्रकूट चले गए। पूरा वन गो में हमने पूरी फिल्म फिनिश की। ओके, कितने दिन लगे आपको एक फिल्म ये बता दूं मैं? हाँ, बताना नहीं चाहिए मुझे वैसे। नहीं बताना चाहिए। हमने ये फिल्म 22 दिनों में शूट की, इंटायर फिल्म मात्र। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बताना चाहिए क्योंकि हम जैसे लोग भी हैं ना, जो हम डरते हैं किसी भी प्रोडक्शन में हाथ डालने से, इस टाइप की फिल्मों के लिए कि क्या करें, उठाएं कि ना, क्योंकि हमें पता है कि हम उन दरवाजों को नहीं खटखटाने वाले हैं 101%। मैं आई ही यहाँ जब हूँ तो वो दरवाजे में पहले से ही सोच के आई थी क्योंकि वहां पे भी नहीं खटखटाए थे। तो इसलिए वो बल मिलता है। 26 दिन का 26 दिन का शेड्यूल, 28 दिन का शेड्यूल लेके गए थे, उसको हमने थोड़ा सा प्रोड्यूसर के कहने पे थोड़ा और हमने कट किया, 26 कर दिया, फिर 26 से 25 किया। लेकिन जब हम सेट पे गए और वहाँ पे जो जिस तरह से खर्चे हो रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म ओवर बजट हो जाएगी। तो मैंने हमारे फर्स्ट एडी के जो मित्र थे जो इनको लेके आए थे, शुभम, मैंने सबको बुलाया, पूरी टीम को मैंने बुलाया। मैंने कहा भाई बताओ शेड्यूल क्या है, ऐसा ऐसा मैंने कहा नहीं इसको 7 दिन में फिनिश करना है। मैंने कहा 21 तारीख के ऊपर जाना नहीं, और ये बात ये बताएगा, मैं डे 1 से पता था मुझे कि मैं 21 तारीख को अपना 20 तारीख को शूट फिनिश कर दूंगा। यू विल टेल। अच्छा, somehow I had, अच्छा ये प्रेमोनिशन है, ये अंदर से आवाज आ रही है, मुझे पता नहीं। मुझे शूटिंग शुरू करनी है अक्टूबर के एंड लास्ट वीक में, दीपावली के बाद, और मुझे फिल्म फिनिश करनी है 20 नवंबर को। आई डोंट नो वेयर, दैट वाज हिज बर्थडे। और वो पता नहीं अंदर से था, सॉरी, कि खत्म ही करनी। तो कुल मिला के जब हम शूट पे गए, आई एम कमिंग टू व्हाई हाउ ऑल ऑफ दैट, कैसे कास्ट हुए शोभनम। मैं उस कहानी को थोड़ा लंबा बता दिया मैंने, बट उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी जो प्लगइन्स थे, तो मैंने बता दिया। हम शूट करने वहां पहुंच गए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर गई थी तो चलो अपने आप में समस्या थी, पर हम वहां पहुंचे तो हमारा पहले दिन जो हमें लोकेशन, हमारी ट्रेन लेट हो गई। अब ट्रेन से जाने के नेगेटिव्स भी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो ट्रेन लेट होते 17 घंटे 15 घंटे लेट हो गई, तो हमारा जो रेकी का डे था, पूरा रेकी का डे तो हमारे ट्रेन में कंज्यूम हो गया। हमें अगले दिन शूट शुरू करना है। अब हम पहुंचते उस लोकेशन में, पहली लोकेशन थी, वहां पे जो महान जी थे, वहां ऑलरेडी मूर्ति बनी हुई थी, हनुमान जी की अकेली मूर्ति वहां पे थी,
और एक गुफा भी बनी थी जो नीम आगे गुफा दिखाने जो वाले वो थे। दिखाने वाले थे। आप वहां गए तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई आप शूट ही नहीं कर सकते, जबकि मुझसे परमिशन के उनसे लेकर गए थे। पर ये मान जी मतलब बूढ़े 95 साल के हैं और वो पूरा जो बोल दिया उन्होंने वही, उसके अलावा कुछ नहीं। वो तो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हमारे तो पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब तो खत्म। तो क्या करेंगे, तो करेंगे नई लोकेशन ढूंढते, तब तक हम दूसरा दिन का शेड्यूल करते हैं। वी शेड्यूल फॉर अनदर डे, अनदर सीन, एंड हमने अपने एक्टर के साथ में शूट करना शुरू किया। अब वो कुछ तो अजीब सा था जो मैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो वो शायद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो अच्छे एक्टरों के साथ काम किया मैंने एक बार। नाम नहीं बता सकता मैं उनका, लेकिन हमें भी नहीं सुना। हाँ नहीं अच्छे एक्टर थे और उन्होंने ऐसा नहीं परफॉर्म भी कर रहे हैं, सब कुछ है उनके साथ में, काफी समय तक उनके लुक पे काम कर रहे हैं, स्किन पे, लुक पे, ये वो, वेट ऑल ऑफ दैट। अब वो जब शाम हुई मैं थोड़ा सा अपसेट भी हूँ कि भाई क्या हो रहा है, व्हाई इज नॉट एबल टू परफॉर्म। एंड मैं होटल पहुंचता हूँ, मैं पूछता हूँ कहाँ है वो, तो कोई कहता है नहीं वो तो रास्ते में, मेरे से पहले निकले थे। बोलते नहीं उनको रास्ते पर से उल्टियाँ हो रही हैं। अच्छा। एंड ऐसे बता रहा हूँ और वो आते हैं और वो आते बोलते हैं कि अरे सर मैं पता नहीं क्या हो गया, मेरे 15 दिन से ऐसा था वैसा था और मुझे लगता है मेरी हेपेटाइटिस बी जो है ना रिलैप्स हो गई, मुझे हुई थी। आप ये बात जो उन्होंने बोली उसके बाद तो मैं तो डर गया, सच बताऊं तो मैं डर गया, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं हेपेटाइटिस बी जानता हूँ कितना खतरनाक बीमारी होती है। प्लस उनको उनकी ड्रेन्ड है, 40 उल्टियां हो चुकी हैं। तो मैं कहूँ अब ये इसको कैसे काउंटर करोगे आप, हाउ यू विल मैनेज। दुनिया में आप कैसे ही मैनेज, आप सेट पे 50 70 80 लोगों को लेके गए हो, छोटी फिल्म है, आधे बजट में बना रहे हो, उसमें भी ये हो गया तो क्या होगा। एंड देन लिटरली पैर से जमीन खिसक गई मेरे। और वहां पे सेट पे जाके किसी नए एक्टर का वेट करना 5 दिन तो बहुत और डिफिकल्ट है। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये था कि इसको मैं एक रोल तो महाराज जी का या किसी का रोल दूंगा मैं, क्योंकि दिखता है मुझे लक के लिए चाहिए। तो मैंने फर्स्ट एडी को मैंने अपने बोला, मैंने कहा भाई I already have only 3 assistant, you including you। एक क्लैप वाला था, वो क्लैप ही वाला होता, उसका सच कोई रोल नहीं होता। तो वैसे ही तुम्हारे पास में 2 ही असिस्टेंट है, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। अब बीइंग अ गुड फ्रेंड और बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग और बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सॉर्ट ऑफ और अ फिल्म मेकर इनसाइड, ही वाज जनरस इनफ टू से, मतलब फर्स्ट एडी है लेकिन वो ही कैन से नो टू मी ऑफ कोर्स, कि नहीं सर आप देखो मेरी टीम नहीं होगी तो मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसने बोला, उनके दोस्त भी थे वो, तो बोले नहीं सर आप उनको टेस्ट कर लो। तो मैंने अगले दिन का ब्रेक किया, सबसे पहले तो मैंने ब्रेक कराया उससे, ब्रेक करा के फिर मैंने उनको भी इन्फॉर्म किया, जो हमारे दूसरे एक्टर थे उनको मैंने बोला कि आई विल टेस्ट अदर्स। तो वो भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने दूसरे एक्टर्स के नाम वगैरह देने शुरू कर दिए। तो मैं इनको लेके गया चित्रकूट के घाट पे, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे रघबीर। अब वो वहीं से मैंने चंदन खरीदा और इनके माथे पे लगवाया और फिर एक नाव पे बैठा मंदाकिनी रिवर में, वही घाट पे जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उस घाट पे मैंने उसको केवट को बोला कि मैंने कहा भाई अब कितने घंटों का अपना आवन जावन होगा, आप मुझसे पूछना मत जब लास्ट में बिल बनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, कोई बात कोई मेरे से करे, बहुत एंग्शियस हूं मैं। अब हमने वहां पे मैंने इसको भी बोला कि देखो भाई तू बता क्या बोला मैंने। चलिए अब आप बताइए। हाँ। बहुत देर से वो मुस्कुरा रहे हैं, हम सोच उनकी आवाज तो सुने, हम फिल्म में तो सुन चुके हैं। हाँ, तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो अब चूंकि सर बोल रहे थे कि ठीक है मैं ना तुमको कार में ही उन्होंने बोल दिया था कि तुमको टेस्ट करने जा रहा हूँ, अपने माइंड में उम्मीद नहीं रखना, ठीक है। और मैं भी मतलब मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। वहाँ पे गए, सर ने मुझे बोलना शुरू किया कि ये सीन परफॉर्म करो। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि सर बोलते थे ऐसे परफॉर्म करो, मैं वैसे कर देता था, लाइन बोल देता था, सारी चीज़ें कर देता था। तो अभी क्या है कि मतलब चूंकि सर की एक आदत थी कि उन्होंने सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखा था, असिस्टेंट डायरेक्टर को, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हर दिन
फुल स्क्रिप्ट रीड करेंगे ही करेंगे। तो अब चूंकि हम लोग हर दिन करते आ रहे थे। हाँ रीड करते आ रहे थे, अब मैं पहले से ही बड़े एक्साइटमेंट में मैंने ये फिल्म ज्वाइन की। हाँ। तो मैं, क्योंकि मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त अरे हूँ, वाह, तो मैंने आप ना पहले वो से ही भक्त थे उनके? हाँ 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 हाँ। अच्छा। मैं उस पॉइंट पे आऊंगा हम्म। कि वो कैसे इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जी। अब सर बोलते थे कि स्क्रिप्ट पढ़नी है, तो अब हर दिन स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो मुझे डायलॉग सारे याद हो गए। याद हो ठीक है, गए थे। तो सर ने बोला परफॉर्म करने को, हम नाव पे थे, तो एक के बाद एक सर सीन बता रहे थे, मैं कर रहा था, चीज़ें कर रहा था मैं, लेकिन वो सर मतलब सर को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, क्योंकि सर टेंशन में तो बहुत थे, मतलब ऑफ कोर्स इतना कुछ हो रहा है आसपास, बहुत बड़ी चीज, तो वो सर के चेहरे पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था। तो लेकिन मैं मेरे माइंड में कुछ अपना ही चल रहा था। तो बहुत टाइम के बाद में, और लगभग 3 घंटे हो गए हैं। हाँ हाँ। तो अब क्या होता है कि आप एक डिलेमा में वापस तुमको बोलूंगा बोलने के लिए कि डिलेमा था, तो मैं जब उसमें हम नाव में जा रहे थे, सिंबॉलिकली अगर देखें तो वो एक बहुत बहुत बड़ा मझधार था, जिसमें कि मैं खुद भी एक स्प्लिट में माइंड में था कि मैं जिस एक्टर के साथ में 3 महीने से मेहनत कर रहा हूँ उसको मैं हटाऊंगा और इसको लाऊंगा, तो एक बहुत अनसेट चीज है कि आप कैसे किसी दूसरे के पैसे हैं, मेरे पैसे भी लगे, मेरी मेहनत लग रही है, बात कुछ सब कुछ अलग बात है, लेकिन somebody हैज इन्वेस्टेड मनी बिलीविंग इन मी, मैं एक डिसीजन लेता हूं जिससे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो मेरे कमर के नीचे की बॉडी मुझे फील ही नहीं हो रही थी, नम हो गई थी, मतलब इतना एंजाइटी थी और इतना था, लेकिन मैं ऊपर से काम रखा था। अब जो फीलिंग मुझे उनके साथ में आ रही थी वही फीलिंग मुझे इसके साथ में आ रही थी। हाँ। लेकिन इसको डायलॉग्स याद थे, ये उन डायलॉग्स को बोल रहा था जिसमें कि हिंदी भी बहुत कन्विंसिंग हिंदी थी, और इसके भी कुछ नेट चीजें, कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। अब उसके बाद ये बताएगा। सर ने मुझे मतलब उस टाइम पे बहुत कुछ बताने की कोशिश की कि देखो शोभिनव, एक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने तुमको पिछले 15 दिनों में देखा है, तुम जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से हंसी मजाक करते हो, अटखेलियाँ करते हो, सबसे तफरी करते रहते हो, मज़े लेते रहते हो, जैसे तुम हंसते खेलते रहते हो, वैसे ही मैंने कहीं ना कहीं, मतलब सर ने क्या किया, मेरे रियल लाइफ कैरेक्टर को सर ने बाबा से जोड़ दिया, ताकि अब एक दिन में कोई एक्टर अगले दिन परफॉर्म करना है उसको, तो ये सर ने मेरे साथ ऐसा किया कि मुझे थोड़ा सा उस तरीके से काम करने की कोशिश की, तो मैं उस तरह से भी कर रहा था, लेकिन फिर भी सर के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। अब कुछ मेरे मन में चल रहा था, तो मैं लेकिन बोल नहीं रहा था, मेरे अंदर चल रहा था कुछ, मैं बोल नहीं रहा था, बट जब बहुत टाइम बीत गया तो सर ने मुझसे फिर एट लास्ट पूछ लिया कि शोभना तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मुझे ये बताओ, तुम सोच क्या रहे हो। तो फिर पहले तो मैंने आनाकानी की, ठीक है, फिर कहा कि नहीं तुम कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है, मुझे बताओ, जानना जरूरी है। तो मुझे इसलिए लग रहा था कि क्योंकि मुझे अदरवाइज मुझे लग रहा था कि ये जो पर्सनालिटी है ना, ये पर्सनालिटी और अब ये जो कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, ओके, तो असली बात क्या है वो बताओ। हाँ, तो मैंने सर से बोला कि अब चूंकि मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो एक कट्टरता आती है ना अंदर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं सोच रहा था कि कहीं आने वाले समय में जो है ये कोई ना कहे कि अरे किसको बाबा बना दिया है, क्या कर रहा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, कंपेयर करने लगेंगे, ठीक है। और उस बहुत सारी फिल्में ऐसी बीच में आई और कैरेक्टर्स को लोगों ने वो, तो मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, तो मैंने फिर वो बात सर को बोली। तो फिर सर ने मुझे बोला कि देखो अब तुमको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अभी तक जो हुआ वो मेरी जिम्मेदारी थी, अब जो मैं ये कर रहा हूँ कि तुमको अगर इस फिल्म में एज बाबा ने बोली कास्ट कर रहा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमको कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, जो कुछ भी होता है, वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने सबको ये भी बोला कि सेट पे भी पता नहीं लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो तो मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो भी सर ने बोला कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, तुम्हारे साथ में मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। मैंने कहा तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, ये काम मेरा काम, मैंने कहा तुम्हारा काम नहीं है, मेरे इट इज 100% माय रिस्पांसिबिलिटी। तो गालियां पड़ेंगी तो मुझे पड़ेंगी, तालियां पड़ेंगी तो मुझे पड़ेंगी। आज जो भी
जो भी इस बात के लिए लोग जो है ना तारीफ कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, एंड ऑफ द डे आई बिकेम सुपर कॉन्फिडेंट दैट वाओ, दैट वन डिसीजन हैज चेंज्ड द एंटायर dynamics of the आई film. हैव सीन सम रील्स जिसमें एक शख्स आपको आपके लिपट गए और वो छोड़ ही नहीं रहे आपको, एंड देन लेडीज आर क्राइंग एंड पैर पड़ रहे हैं, तो अरे वो आज अहमदाबाद में हुआ गए, हम्म, छोटी सी फैमिली थी, छोटा सा थिएटर था, वो आदमी निकला, अंधेरा था, तो वो फपक फपक के रो रहा है। हमने कहा बाहर आ जाओ, तो वो चीख के रोना जैसे होता है ना, वो आज हमने पहली बार सुना, चीख के रोना। क्योंकि जब मैं फिल्म देखती हूँ तो अगर इस टाइप की फिल्में हैं तो डेफिनेटली, या फिर जैसे एनिमल रिलेटेड होगी तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, तो वहाँ पर गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं, वहाँ आप इमोशनल भी हो रहे हो, वहाँ हिचकियाँ सी भी बंध रही हैं। ये मेरे को 2-3 बार बोल रहा क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा है, क्योंकि मैं चमत्कारों पे बहुत विश्वास करती हूँ, और जो ये हुआ है आपके साथ, क्या ये चमत्कार नहीं है कि आप भक्त हैं ऑलरेडी, और बाबा ने जो कुछ भी लीला खेली या जो कुछ भी हुआ, क्या वो आपके ऊपर कृपा नहीं थी? कितनी बड़ी अथाह, आप अमर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ओ- सीधा ओ- सीधा मैं तो उसमें सीधा- उसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। बेसिकली क्या था कि जब मैं इसको सोचा ना मैंने कि आई कैन टेस्ट हिम, तो ऑलरेडी ये 15 लेवल क्रॉस कर चुका था। कैसे कि खुद वेजिटेरियन था, बीइंग ही इज अ श्रीवास्तव। हाँ जी, ओके। जो श्रीवास्तव जबकि श्रीवास्तव तो खाते हैं, मेरे हाँ। बहुत दोस्त हैं, हाँ। कोई भी नहीं जानता वेजिटेरियन, एक आध को छोड़ के। तो ये है, प्लस हनुमान जी का भक्त है, प्लस नीम करौली बाबा का फॉलोअर है, ठीक है, खुद सात्विक लाइफ जीता है, कोई गाली गलौज मेरे सामने नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई नेगेटिव वाइब छोड़ रहा हो, या ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी कोई काम करने में आनाकानी कर रहा हो। तो एक होता ना कि एक आप किसी भी काफी चीजें टिक थी आपके ऑलरेडी टिक मार्क था। अच्छा, हंसमुख है, चेहरे पे एक ऐसी खूबसूरत सी स्माइल है, हाँ। देयर इज समथिंग पॉजिटिव अबाउट हिम। सो देयर वर मल्टीपल थिंग्स जो कि ऑलरेडी टिक मार्क थे। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज टिक मार्क करनी थी कि क्या ये परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। एक्शन बोलने के So, बाद क्या होगा। हाँ। और उसमें भी मैं परफॉर्म जब कर रहा था तो सर बोल रहे थे कि ठीक है कर रहे हो, चलो अच्छा अब ऐसे ट्राई करते हैं, चलो इस मूड में ट्राई करते हैं, बहुत कुछ। लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन था वो सर के चेहरे पे नहीं था। तो वो सर ने क्वेश्चन पूछ लिया और जब मैंने बताया उसके बाद, अब सोचिए इतना लंबा समय हम लोग व्यतीत कर रहे थे, और जैसे ही सर ने मुझे बिल्कुल काम किया, तो उसके बाद में 1-2 डायलॉग बोलने के बाद में सर ने बोला कि तुम ये सीन करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, कॉमेडी सीन। उस अब क्या है, Which one? अब मतलब फिल्म तो मैंने देखी हाँ है। हाँ हाँ, वो पार्वती पार्वती और कुएं वाला, अच्छा, सांप वाला, हाँ हाँ, पानी भी पानी ठीक है। वाला, हाँ हाँ, तो- वो दैट वाज अ गुड हाँ सीन। हाँ, तो सर के माइंड में चल रहा था कि ये कॉमेडी सीन है, ये जो आदमी कॉमेडी कर लेगा वो सब कुछ कर सब सकता है, कुछ मेरा कर मानना लेगा। ये है। तो अभी उसमें क्या है, अब तो मेरे सर से जो है बोझ सारा उतर बोझ चुका है, हाँ। तो अब मैंने क्या किया, असिस्टेंट डायरेक्टर अंदर से वापस आया, हाँ। मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया सर को। तो मैंने सर को बोला कि सर ये कैसे, ये तो गलत चीज है कि क्योंकि महाराज जी, मैंने बोला, आपने चूंकि फिल्म देखी इसलिए बता रहा हूँ मैंने कहा कि महाराज जी उसको देखते हैं और महाराज जी कहते हैं तुम तो विधवा होने वाली हो, हाँ। सो मेकिंग फन ऑफ हर। सो नहीं, पहले इसने बोला, कह रहे अरे माई तो आप तो विधवा होने वाली। मैंने कहा नहीं भाई, यू मेक लिटरली मेक फन ऑफ हर। हंस के आपको ऐसे बोलना है ताकि जो देखने वाला है वो चौंक जाए। तो सर कह रहे सर ये तो बहुत गलत हो जाएगा। इसने वही सवाल किया, ये जो बता रहा है, बता। हाँ। तो मैंने कहा कि ये तो मतलब तो गलत ही है कि वो इतना बुरी न्यूज़ दे रहे हैं, इतने हंस रहे हैं उसके ऊपर। तो सर ने बोला कि क्या है, अभी एंड में क्या हो रहा है। तो भाई एंड तो आपको भी पता लग गया होगा स्टार्टिंग में ही। तो फिर वो तो अच्छा है, मैंने कहा हाँ अच्छा हो रहा है। तो कहा कि तो फिर तो एकदम से माइंड क्लिक किया। और जिस वक्त पे, ये तो उस वक्त की बात है जब सर ऑडिशन ले रहे थे, बट वो जो सर की बात थी ना कि एंड में क्या होने वाला है, तो जब मैंने परफॉर्म किया था तो मेरी जो इनर फीलिंग थी वो वही थी। मुझे एकदम से वो नाव याद आई थी, सर की बातें याद आई थी। तो मैंने लिटरली फील किया कि बाबा क्यों हंसे होंगे। तो बाबा पानी पीते पीते उन्होंने जल्दी देखा होगा ये होने वाला और लास्ट में उन्होंने वो चेहरा देखा होगा कि पार्वती अपने कमर पे हाथ रखती कहती है ये राधे श्याम, ठीक है।
तो उस बात पे बाबा के मुंह से हंसी निकली, लेकिन बात वो पहले वाली इन्फॉर्म कर रहे थे, तो वो हंसते रह गए और उन्होंने पहली बात इन्फॉर्म कर दी। क्योंकि सर ने बोला हुआ था एंड में क्या होना है। तो वो बड़ा अच्छा वैसा था कि वो उस तरीके से सब, जब सर ने बोला क्वेश्चन क्लियर किया तो परफॉर्म किया। उसने परफॉर्म किया जैसे ही वो सीन परफॉर्म, मेरे पास रिकॉर्डिंग में आपको दिखा सकता हूँ। हाँ कि वो जैसे ही, नहीं सर मैं बताता हाँ हूँ। बता, हाँ। मैं ना अब मैं तो अपने फुल मूड में आ रहा था कि सर ने मुझे बिल्कुल चाबी भर दी है, क्योंकि अब तो मैं आप तो मैं खूब परफॉर्म करूंगा, खूब परफॉर्म करूंगा, ठीक है, अब तो बहुत सारे डायलॉग बोलूंगा। सर ने वो डायलॉग वो लिया, कहते कि चलो हो गया, अब चलो। अब मैं बिल्कुल उदास हो गया कि अरे यार अब ये और नहीं करेंगे क्या सर, अरे ये क्या हो गया। और मैं अभी तो कंफ्यूजन हुआ हूँ। अभी तो जाके मुझे अभी आप पॉडकास्ट के पहले बोल रहे थे मैं ज्यादा अब बात नहीं करेंगे, वरना फिर उस पे क्या करेंगे। तो होता क्या है, अब ये टेक्निक मुझे नहीं पता ये कौन सी टेक्निक होती है। देयर आर मल्टीपल मेथड्स एंड मेथड एक्टिंग, ये दुनिया भर की चीजें होती हैं। मैं एक्चुअली आज कुछ से इसको वीसी टेक्निक बोलूंगा। आज दिस इज तो ये टेक्निक मैंने पिछले कुछ सालों में, 10-12 सालों में बहुत सारा कंटेंट बनाया, और मुझे कभी बड़े एक्टर्स मिलते नहीं थे। मैं आपको बताने वाला था कि मैं कभी बड़े एक्टर्स के साथ में काम नहीं किया। मैंने सारे एक्टर्स किसी को भी पकड़ लेता था, और मुझे अपना कंटेंट जो बनाना है वो बाकी लोग कोई करना तैयार नहीं होते थे, या तो पैसे मांगते थे। तो मैं कहता था भाई ठीक है, किसी को पकड़ो, बनवा, अपने को बात कहनी है। तो इतने सालों में मैं एक टेक्निक डेवलप करी, वो ये है कि किसी भी आदमी को आप मुझे पकड़ाओगे ना, कोई भी आदमी को, तो मैं उससे जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है ना वो मैं निकाल लूंगा, और मैं रोल ही उसको वो दूंगा कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो, मेरा कैरेक्टर आसपास में हो जाए। नहीं तो फिर नमस्ते करना। हाँ, तो मुझे क्या लगता है कि ओवर इंस्ट्रक्शन, या आप ज्यादा किसी को प्रिपेयर कर दो ना, तो वो उल्टा हो जाता है, उसके इफेक्ट्स हरदम नेगेटिव होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक्टर जब बहुत अपने बारे में, अनटिलनेस एक्टर इज अ थिंकिंग एक्टर, एक्टर इज समवन हु इज रीडिंग अ लॉट अबाउट अ सब्जेक्ट, ईयर 2 ईयर 1.5 ईयर ऐसे करते हैं लोग प्रिपरेशन, आधे 3-3 महीने पढ़ते हैं लोग। भाई एक दिन में मैं इसको क्या सिखा दूंगा? एक दिन में तो मैं वही सिखा सकता हूं जिसके अंदर ऑलरेडी है, और इसके अंदर मैं ऊपर से उसमें चेरी ऑन द टॉप करूंगा। सो द कैरेक्टर ही हैड, आई ऑलरेडी हैड अ लाइकिंग फॉर इट. It was uncanny. It was not resembling with all the actors which we have. जितने हम देखते हैं मुंबई में जितने एक्टर्स को, वो एक तरह से आते हैं। ये उस तरह का नहीं है, अलहदा है। तो क्यों ना मैं इसकी खूबियों को इस्तेमाल करूं, और उस पे मैं चेरी ऑन द टॉप आई टेल, ये महाराज जी की खूबियां हैं, इनको ऐसे ऐसे करना। और जहां पे सब्जेक्ट में मेरा इंटेंट का, मेरा एक टेक्निक, और दूसरा दो टेक्निक्स हैं जो कि मैंने स्लोली डेवलप की हैं। कि एक तो एक्टर से कैरेक्टर के बारे में इन बिटवीन द शॉट बात करते रहो, कंसिस्टेंटली बात करते रहो, सो दैट वो लूज ना करे, और उसको पता हो कि मैं डायरेक्टर चाह क्या रहा है, व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। नहीं, पर जैसे मान लीजिए एक सीन पूरा आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है, दूसरे आर्टिस्ट भी उसमें शामिल हैं, हाउ डू यू टॉक इन बिटवीन? नो, सीन फिनिश हो गया, सीन कट हुआ, सॉरी शॉट कट हुआ, इन बिटवीन आई विल कम एंड आई विल टॉक टू द डायरेक्टर, एंड आई विल नॉट टॉक अबाउट हाउ ही परफॉर्म, आई विल टॉक अबाउट द कैरेक्टर। अरे भाई ये ऐसे था, तो ये ऐसे सोचता था, इसलिए ऐसे इसने ऐसा किया। इसका इंस्पिरेशन टू पिक अ फोन और टू पिक वन ऑब्जेक्ट इज इंस्पिरेशन इज क्लियर। ये क्यों कर रहा है पता नहीं, ये नहीं बोलूंगा मैं कि तू जाके वहां से ग्लास उठाना, उसके बाद में ये कर देना। उसका इंस्पिरेशन क्या है? इफ यू मेक दैट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो ना। हम चूंकि जब एमबीबीएस करते, हमने डॉक्टर करते रहे थे, बाकी लोग इंजीनियरिंग करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट लेवल पे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, फिर आपके लिए मोटी मोटी किताबें हल्की हो जाती हैं। तो इस टेक्निक का दूसरा टेक्निक ये इस्तेमाल करता हूं, और मैं कभी भी ओवर इंस्ट्रक्ट नहीं करता। जब वाइल यूर शूटिंग, तो मैं कभी भी आप चिल्लाऊंगा नहीं आपके ऊपर, और कभी भी बहुत अच्छा किया आपने। अब अगर मुझे कुछ कमी नजर आती तो मैं आपके कान में बोल दूंगा। तो यही मैंने अब, और नोइंग दैट ऑल द एक्टर्स आर कंपैरेटिवली, सब लोग इससे ज्यादा काम किए। इनफैक्ट गोपाल, जो आपने गोपाल देखा, भगवान दास, उसके लिए एक्सेप्ट करना कि नया एक्टर आ गया सडनली, और वो अब मेरे से ऊपर रोल है उसका, और वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये ऑल ऑफ दैट। तो फॉर मी टू कन्विंस एवरीवन that he will perform good, don't worry, ये दिलासा दिलाना, समझाना। और अगर मैं सामने ही इंस्ट्रक्ट करने लगूं, ओवर इंस्ट्रक्ट करने लगूं, तो ये ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, तो मामला और खराब हो जाएगा। बट इट्स his wish. Of course, आपको चुना गया था, आपको लाया गया था, आपको पहले से ही वहां पर एक्चुअली स्टेज कर दिया गया था, वो तो आपके ऊपर था ही। आपके जितने भी कलाकार थे, जितनी इस फिल्म में जितने भी कलाकार थे, गांव में थे, जो भी थे, दे वर एक्टर्स, या आपने कुछ गांव से भी लिए? आधे कलाकार नहीं थे।
हाँ मतलब आधे से ज्यादा भी हो सकते हैं जो कलाकार हैं, कभी पहली बार कैमरा फेस किया हो। नहीं पर गांव से भी कुछ लिया, गांव से भी लिया लोगों को, ऐसे लोग गांव। अब चलिए आपके पॉडकास्ट पे आए हैं, आपको कुछ नई चीज बता देते हैं। ये मैंने किसी पॉडकास्ट पे किसी स्टोरी में कहीं नहीं बताया। एक्सक्लूसिव इज एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव। हमें जो ट्रेन वाला सीक्वेंस था उसमें हमारे जो अंग्रेज एक्टर्स 7-8 लोग हैं ना, राइट, 7-8 अंग्रेज बैठे हैं, इसमें 3 जो है ना वो कोर जो इनके डायलॉग्स थे। अब उसमें से सिर्फ डायलॉग बोलना एक ही अंग्रेज को आता था उसमें से। अच्छा। खुद रशियन था, गोवा में रहता है। अच्छा। लेकिन वो पुल ऑफ कर सकता है, अच्छा एक्टर है। ओके। उसकी जो वाइफ बनी है उसको एक भी डायलॉग बोलना नहीं आता, एक्सप्रेशन अच्छे देने आते हैं। उसका जो बच्चा था उसने आज तक कभी काम नहीं किया, उसी का बेटा था वो। अच्छा। पहली बार काम करा था उसने, पूरे सेट को मतलब मुदम मचा के उसने उनको परेशान कर रखा था। अब ये 3 का कॉम्बिनेशन पहला। अब जो साथ में और 3-4 और अंग्रेज हैं, हमको चाहिए थे, अंग्रेज हमको मिल गए, बोले खजुराहो में बहुत अंग्रेज रहते हैं और मिल जाएंगे आपको। हमने कास्ट करने की कोशिश की, कोई मिला नहीं हमको। अच्छा। तो हमने कहा कि वो एक फिल्म थी 30 मार का, हाँ। तो उसमें एल्बिनो लाते हैं वो अंग्रेज को, तो हम लोग ऐसे फन में ऐसे बोलते रहे, मजाक में बोलते थे, यहीं पे मजाक करते, यहीं से यहाँ से कर रहे थे मुंबई से कि एल्बिनो मंगा लेंगे, एल्बिनो मंगा लेंगे। अब कुछ नहीं हुआ तो हमने कहा चलो भाई एल्बिनो मंगाओ। वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एल्बिनो, से एक एल्बिनो मिला। भाई एक से क्या होगा, ट्रेन भरनी है पूरी ट्रेन में अंग्रेज बैठे। तो हमने तो एआई नहीं काम आता है ऐसी चीजों पे। एआई तो तब तक उतना हम लोग क्लियर नहीं थे कि एआई कुछ हो भी सकता है। तो हमने बोला कि तो पता चला कि 2 हलवाई हैं जो अंग्रेज दिखते हैं। कैसे? तो एक जो उसका एलएमपी था उसने बोला कि मेरे यहाँ काम करता है, हलवाई है। हाँ। वो वैसा दिखता है। उसको मैं फोटो भेजा उसने, मैंने बोला हाँ इसको ले आओ। फिर वो आया तो बोलता है मेरे और बड़े भैया वो मुझसे ज्यादा अंग्रेज दिखते हैं। तो अच्छा, वो खैनी में नहीं खा रहे आप, जो है ना, आप जब शूटिंग के समय आपको पता नहीं चला, लेकिन जो उसके पीछे की कहानी है, मतलब उसको दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज ओनली अमेजिंग, दिस इज एक्चुअली आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि you will be surprised to know that how, so I'll tell you चीजें जुड़ी कैसे वो, मतलब कहीं की कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडा जोड़ा। It's so इतना फन है, इतना इंटरेस्टिंग, इतना कमाल की चीज इसमें नहीं फोन में मेरे। जब तक आप ढूंढे तब तक हम ये बात कर लेते हैं आपसे ऋषि जी। आप जब जुड़े इनके साथ, आप पहले से भी इनके साथ काम कर रहे थे, तो आपने जो भी इसके लिरिक्स हैं, एक तो जो भी कुछ चौपाइयाँ होंगी वो तो चलिए हैं, बट आपने जो लिखा है उसके लिए कैसे प्रेरणा मिली? क्या आपने सोचा कि हाँ ये कुछ नया, क्योंकि म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। यूजुअली क्या होता है ऐसी फिल्मों में कि ठीक है वो सेकेंडरी हो जाता है, बट यहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा था। इवन जो जहाँ पे म्यूजिक ढंग से यूज करना था, गूज़बम्स आ जाते थे। ये सारा कुछ इनका, सबसे पहली तो बात है इनको परफेक्ट से नीचे कुछ चाहिए नहीं। अच्छा। बेस्ट से नीचे तो बात ही नहीं बनेगी, और वो भी लो बजट में। हाँ, वो बजट का मैटर नहीं है, अगर पैसे होते भी तो बेस्ट ही चाहिए। हाँ। नहीं भी होते जीरो। मैं बताऊं, मैं सबको एक्सप्लॉइट किया है टू मतलब द टी। क्यों? क्योंकि सब बहुत इमेंसली टैलेंटेड लोग हैं। हाँ। जितने भी लोग हैं, साधु तिवारी जिन्होंने 5 गाने किए, इसने 2 गाने किए, इसने गाना लिखा, ये इमेंसली टैलेंटेड लोग हैं। इनके साथ में मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैंने उन रिश्तों को लिटरली इस फिल्म के लिए एक्सप्लॉइट किया। फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ। और मेरे ख्याल से अगर आप इतना कैमरे पे बोल रहे हैं तो मुझे बहुत यकीन के साथ कहना पड़ेगा कि आप आने वाले वक्त में उनको उतना भरपाई करेंगे। क्योंकि तो नहीं, सही बात है, अब नहीं एक्सप्लॉइटेशन, कम लोग काम आते हैं सही वक्त पे। नहीं, ये सब लोग दिल के बहुत अच्छे लोग हैं और इन लोगों ने कभी चू नहीं किया पैसे के। तो मैं साधु के बारे में बताता हूँ, इन्होंने 2 गाने किए, साधु ने 5 गाने किए हैं। साधु को हमने पैसा दिया, अब वो क्या बोलता है, बोले भाई मेरे 3 गाने फिनिश हो गए हैं और अभी ये 1 लाख रुपए और बचा, इसका क्या करना है? उसने फीस ही चार्ज नहीं कर रहा है। वो कह रहा है मैंने पैसे खर्च कर दिए, 1 लाख रुपए बचा है, इसका क्या करूं बताओ। सो यू अंडरस्टैंड, इट्स लाइक के मैंने जो बोल दिया वो उन्होंने कर लिया। और ये सब लोगों ने, साधु के साथ में मैंने बहुत सालों पहले अनुभव सिन्हा के साथ में एक हमने म्यूजिक वीडियो किया था, मैंने डायरेक्ट किया था वीडियो, गुलाब गैंग फिल्म का प्रमोशनल वीडियो था, उससे प्रमोट हुई थी फिल्म। उसमें एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट थी बहुत फेमस, सुपर वुमेन, वो और साधु के साथ मैंने शूट किया था। साधु की आवाज़ इतनी अच्छी लगी मुझे उस वक्त कि मुझे लगा कि म्यूजिक डायरेक्टर है लेकिन इसकी आवाज़ बहुत कमाल है।
पिछले 10, 12, 13 साल में उसकी किसी ने आवाज यूज इस्तेमाल ही ही नहीं नहीं की। की। अच्छा, मैं पीछे पड़ गया उसके। अब वो कह रहा है कि मैं कैलाश जी से गवा लूं, मैं इनसे गवा लूं, कैलाश जी तो मेरे अच्छे दोस्त है और बाकी सिंगर्स भी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तेरी आवाज चाहिए। अब बात ये है कि मैं पीछे पड़ गया उसके, 5 के 5 जो है ना तू ही गाएगा। अच्छा। मुझे नहीं गवाना किसी से। क्योंकि आपको एक्सप्लॉइट करना था या सच में उनकी आवाज अच्छी थी? नहीं, एक्सप्लॉइट तो मैं क्या करता हूँ कि भैया मैंने एक्सप्लॉइटेशन द डे दे केम एंड टोल्ड मी कि भाई जो कहिए बताओ कर दूं। वो उस दिन हो गया, उन्होंने रिश्ता भंजा लिया। मैंने अपना उनके साथ में रिश्ता भंजा लिया। हाँ, रिश्ता रिश्ता भांजना भंजा बोलते हैं ना उसको। रिश्ता बजा लिया। अब हाँ। पैसे की बात वो कर नहीं रहा है, तो मैं ऑलरेडी कंफर्ट जोन में चला गया हूँ कि अब मैं क्या है, मैं अब बेस्ट कैसे इनसे निकाल सकता हूँ या मैं बेस्ट इनका कैसे कर सकता हूँ। तो साधु ने जो 5 गाने गाए हैं, आई बिलीव कि वो 5 के 5 गाने भविष्य के सुपर हिट सॉन्ग्स हैं 100% सारे, मैं भी मानती हूँ। और आपने तो नए सिरे से हनुमान चालीसा को फिर से वो कर दिया, जो सीन है ना जंगल में, और पूरी हनुमान चालीसा, मतलब हम ये देख रहे थे कि एडिट ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। जो आपने बोला था, जब उसने बोला ना कि जब तुम पूरे मन से याद करोगे ना तभी ये होगा, एंड देन ही स्टार्टेड, एंड देन वो धीरे धीरे हम पढ़ भी रहे हैं, हम उसको फील भी कर रहे हैं अमेजिंगली, मतलब बहुत, मतलब वेल डायरेक्टेड, मजा आ गया। सर की जिद थी, 2-3 चीजों में जिद बहुत अच्छी है इनकी, एंड वो होती है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जो मैंने सोचा है कि ये होगा, हनुमान चालीसा का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे जो हो जाए, आधा घंटा चला जाए, उसको अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी लोग बोलते हैं उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बोल रहे मैं कैसे छोड़ दूं? मजेदार बात ये है कि उसमें ये भी नहीं है कि वो खड़ा है और एडिट कहीं और का भी डाल रहे हैं, या जंगल दिखा, इट्स बीइंग दैट, एंड पीपल आर रियली इनटू दैट जोन। ये सर का आइडिया था कि वहां कवच बनेगा, एंड वो कवच की हनुमान चालीसा कैसे प्रोटेक्ट करती है वो मुझे दिखाना है, बच्चों को वो रियलाइज कराना है कि ये क्या चीज है। और वो हमेशा के लिए, अगर सही परिवार में जन्मा बच्चा होगा जिसकी ग्रूमिंग अच्छी हो रही होगी और माँ बाप से दिखाएंगे, तो वो हर पल एहसास करेगा कि जब भी वो कोई मंत्र बोलता है या जब वो हनुमान चालीसा पढ़ता है तो सही मायने में ऐसे ही कवच बनता है। और बहुत अच्छा विजुअलाइज, मतलब गजब था, मुझे तो इतना पसंद आया ना वो। इनफैक्ट मैं उसको मेंशन करना चाहूंगी, जो बच्चा बाबा है, उसका नाम क्या है उनका? विहान जी। वो मैं बार बार सोच रही थी कि उस बच्चे को पानी में इतनी देर तक वो रह रहा था, उसे डर नहीं लग रहा था, मुझे बार बार लगा कोई कीड़ा तो नहीं काट रहा है इसको, कोई कीड़ा तो नहीं काट रहा, क्या हो रहा था वहां पर, कैसे वो शॉट्स लिए गए थे? तो विहान को तैरना नहीं आता। ओके। और वो जो आप देख रहे हैं वो तालाब नहीं है, वो रनिंग वाटर है। अच्छा। और जहां खड़ा है उसके जस्ट पीछे सीधे 7-8 फीट गहरा पानी है। ओह गॉड। लेकिन तो मैंने क्या किया कि चूंकि वो हमने शूट करना था डे 2 पे, मैंने उसको प्लान किया कि हम डे 2 पे शूट करेंगे वो सारे पानी के अंदर के शॉट्स, और डे 1 पे उसको ट्रेन करेंगे कि ही बिकम्स कंफर्टेबल। तो मैं जब रहेजा में रहता था मड आइलैंड में, तो वहाँ पे हमारे एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई थी, तो मैं उन पे थोड़ा, और वो रेस्क्यूअर भी हैं वो उनकी। तो उनकी 2 बेटियां, वो दोनों फ्रेम, ये फ्रेम है, फ्रेम के राइट में और लेफ्ट में 2 रेस्क्यूअर्स खड़े हैं कंसिस्टेंटली। अच्छा। पानी में दिन भर खड़े रहे वो लोग, होल डे, और ही बच्चे थे। वाइट फ्रेम के बाहर, जस्ट फ्रेम के बाहर। अच्छा, ओके। सो दैट एज सून एज कुछ हुआ तो वो जंप करके, और एक बार हुआ भी ऐसा कि वो तुरंत जंप करे, विहान के साथ में नहीं। तो बाकी 2-3 और बच्चे थे, जितने एक्टर ने कास्ट किए उनको किसी को तैरना नहीं आता, सब बोल के आते कि मुझे तैरना आता है। हाँ, वो तो रिज्यूमे में लिखते हैं ना। और वो जो गांव के बच्चे थे ना, वो इनको तैरना आता था। और मैं इमेजिन कर रही थी कि इसको ना कमर में शायद रस्सी बांधी होगी, किसी ने एक डोर उधर पकड़ी होगी, किसी ने एक डोर उधर पकड़ी होगी। उनके जस्ट पीछे जो इंस्ट्रक्टर थे वो पानी के नीचे सांस रोक के रहते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो सांस रोक के नीचे रहते थे। ओह। कई सीन्स में जहाँ पे उसको पानी के अंदर जाना है, फिर वापस ऊपर आना है, तो उस सब में वो अंदर पानी, उनको सांस साधने की आदत है उनको, तो वो हम अंदर जाते थे फिर। सो इस तरह की जुगाड़े, बहुत सारी जुगाड़े हमने कर होगी। खैर विहान, मैं आपको विहान के बारे में एक बात बताऊंगा। विहान के साथ में मैंने एक ऐड किया था 1.5 साल पहले, इससे साल भर पहले, मतलब इस कास्टिंग से पहले साल भर पहले ऐड किया था, जिसमें कि विहान और पार्वती जिन्होंने रोल प्ले किया है, नेहा परंजपे,
उन दो, एक मराठी ऐड था, दोनों मराठी थे, तो मैंने इनको जैसे भी कास्टिंग इनकी हुई, दे वर सो गुड दैट हमने वो ऐड में, मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं पहला टेक लिया और मैं सोचता था मैं दूसरा टेक क्यों लूँ, लेकिन आदत तो अपने को मल्टीपल टेक लेने की है, तो मैं कहता चलो एक वन फॉर सेफ्टी। तो वो फिल्म, पूरी फिल्म में ऐसी था कि दोनों को अपने डायलॉग्स पूरी तरह याद होते थे और वो क्या परफॉर्म करते थे। इट वाज बीइंग नॉन मराठी, आई गेट कन्विंस एंड मैं पूछ रहा हूँ अपने एसोसिएट से जो कि मराठी को आती है, जो डायलॉग उसने मराठी में लिखे हैं, कि भाई ये सही कर रहे हैं ये लोग? तो कहता हाँ बराबर कर रहे हैं, मैंने डायलॉग सब बराबर बोले, बोले हाँ सब डायलॉग बराबर। मैंने कहा इसको रीटेक करने का है? कहता सर कर तो लो ही। यार पता नहीं, मुझे मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो ठीक है करते। सो दे वर सो गुड कि मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि इन दोनों को तो मैं कास्ट करूंगा जब मैं फिल्म बनाऊंगा। समय बचाएंगे ना। तो विहान को कास्ट करना, मेरे दिमाग में पहले से क्लैरिटी थी कि विहान को तो मेरे को कास्ट करना है फॉर यंगर बाबा। वो कास्टिंग पहले से हो गई थी और वो आया तुम्हारे सामने ही, वो पुणे से आते थे वो लोग। एक दिन आया वो, उसको सारे एक बार डायलॉग किए, मैंने कहा भाई चलो बराबर है, ये तो इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ऐसे करके उसका हो गया। मतलब विहान के और नेहा का भी, नेहा परांजपे ने जब वो सीन है जिसमें कि सांप वाले बोलते हैं, कह रहे तुम्हारे तो पति मरने वाला, तू विधवा होने वाली है। हमने चूंकि उसको शॉर्टकट्स किए मल्टीपल, तो पता नहीं कि वो बेस्ट आउटपुट निकला है कि नहीं निकला है। देयर वाज वन टेक जिसमें जब उसने वो किया, हाँ बाबा जी, 8 तरह के हाँ बाबा जी बोलने थे। वो कहेंगे अरे तुमको विधवा होने वाली है, कहते हैं हाँ बाबा जी, कहते हैं कैसी बात कर रहे बाबा जी, कहते हैं तुम्हारा पति घर पर सो रहा हो, कहते हैं हाँ बाबा जी, घर पे सुराही रखी, हाँ बाबा जी, और सुराही पानी नहीं, हाँ बाबा जी, सुराही के पीछे सांप है, हाँ बाबा जी, और जैसे ही तुम्हारा सुराही पानी पीने के लिए उठेगा, हाँ बाबा जी, जैसे ही सुराही उठाएगा ना उसको डस लेगा, हाँ, देन शी इज श्योर कि होगा, डसने वाला है, क्योंकि सब तो सच बताया। तो देयर वर 8 काइंड ऑफ हाँ बाबा जी। ये इसको दिमाग में सोचा इस ढंग से, दिस वाज माय विजन कि देयर विल बी 8 डिफरेंट हाँ बाबा जी। द वे शी परफॉर्म्ड द एंटायर सीन, विलेजर्स जिनको समझ में नहीं आ रहा तो शूटिंग देखने खड़े हैं, वो ताली बजाना शुरू करते हैं। हम लोग फॉरगेट अबाउट अस, वी हैव द रिकॉर्डिंग। एंड प्लस जो मजेदार बात है कि आगे का तो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वहां होगा क्या, पर उसने जो अपना टीका वीका मिटाया और जो चूड़ियां उड़ियां तोड़ना शुरू हुई कि बाबा जी ने तो बोल दिया है बिल्कुल वैसा ही। नहीं, हर कलाकार ने, इवन मैं उनका मेंशन करना चाहूंगी जो बहेलिया बने हैं, भगवान दास, उन्होंने बहुत अच्छा, उनका जो लास्ट का रुदन था कि मत जाओ बाबा जी, उन्होंने बहुत ही प्यारा परफॉर्म किया। मुझे कहीं पर भी एग्जैजरेशन नहीं दिखा, क्योंकि यूजुअली इस टाइप की फिल्म में बहुत खतरा होता है कि कुछ भी एग्जैजरेटेड गांव वाले कर सकते हैं, हर चीज इतनी। तो फिर फाइनली आपने जो बताया ना कि वो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे, वो गुफा फिर कैसे बनी? तो फिर गुफा बनानी थी और वो मूर्ति बनानी थी। तो अब मेरा बर्थडे भी आ रहा था 3-4-5 दिन में। अच्छा। तो मैंने अब थोड़ा लालच में, अब मैं थोड़ा हूँ भी मतलब हनुमान जी का भक्त, मैंने कहा वो सीन तो मैं अपने बर्थडे के दिन शूट करूँगा। अच्छा। तो हमने एक 1100 किलो की 1100 kgs की एक मूर्ति बनवाई हनुमान जी। जो आपने मूर्ति देखी वो बनवाई हमने। अच्छा। 1100 जिस पे वो रंग चढ़ा वो आपने बनवाई। और वो मूर्ति की स्थापना होनी थी वो, और प्लस वो गुफा बनानी। तो गुफा हमने जेसीबी से गुफा खुदवाई पूरी। अब हमारा जो डीओपी है उनको भाई कैमरा रखना, लाइट लगाना, ये करे तो और बड़ी चाहिए, तो थोड़ी और बड़ी गुफा बन गई। वो बनते बनते इतना बड़ा अंबार लग गया मिट्टी का। फिर वो ट्रकों में, टेम्पो उसमें, सॉरी वो ट्रैक्टर से भर के जो है ना, फिर वहां से मिट्टी हटाई। ये सब कुछ आपने 21-22 दिन में कर लिया। तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस को हमने ट्रेन का डिब्बा बनाया, आपको पता है 6 दिन लगे उस ट्रेन के डिब्बे बने। लेकिन वो इसी बीच में जब वो प्रोसेस हम लोग जब दिन में शूट करते थे, वहाँ ट्रेन का डिब्बा बन रहा। जहाँ पर वो अंग्रेजों का शूट था, हलवाई जिसमें अंग्रेज बने थे। हलवाई जिसमें अंग्रेज बने थे, जिस डिब्बे के अंदर जो वो डिब्बा हमने बनाया कैसे। अच्छा। जो हम जिस होटल में रुके थे उसके पीछे एक आरा कटिंग मशीन थी। हाँ, ओके। तो वहां से कारपेंटर हमने यहाँ वहां से पकड़े और करके वो। अच्छा, एक अनदर जुगाड़। तो अब जब हम जिस होटल में रह रहे थे, उस होटल के अंदर
होटल है, वो है Resort. शादी रिजॉर्ट है, जहाँ शादी शादियाँ होती हैं। तो शादी का वो स्टेज बनता है ना, जिसपे लोग आते हैं हाँ, वो रिसेप्शन देते हैं, लिफाफे देते हैं। करेक्ट, लिफाफ देते हैं। तो उसका हाइट वही लगभग हाइट होता है जो ट्रेन के डिब्बे का हाइट होता है। ओके। तो अदरवाइज वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको 3 दिन सिर्फ लग जाते हैं व्हेन यू क्रिएट अ दिस थिंग। तो हमने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही वो डिब्बा बनाया एकदम एज पे, और उसके जो भी जिस एंगल से दिखने वाला वो सारे एंगल्स हमने परफेक्ट कर लिए 6 दिन में। 6 दिन पैरेलल चल रहा, शूट करके आते, रोज शाम को देखता हूँ मैं, अच्छा बन गया, अच्छा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, करते 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 फाइनली बहुत चिल्लम चिल्ली के बाद में फाइनली हम उस सीन को शूट करने गए। और वो गिट्टियां उठा लाए, वो गिट्टियां हमने डाल दी वहाँ पे। तो यू फील दैट इट इज, आपको तो ट्रेन का पटरी दिखे, ट्रैक दिखता है ना आपको, बगल में एक पेड़ भी लगा था, उस एंगल से पेड़ के पास में दरवाजे को करके ऐसे कर लिया, सो दैट पेड़ भी दिख रहा है। तो आपको कहीं समझ में नहीं आता कि ये पॉडकास्ट पूरा बिहाइंड द सीन्स है, पूरा बिहाइंड द सीन है। तो वो बना लिया, प्लेटफॉर्म बन गया पूरा। अब यही काम यदि अगर मैं मुंबई में करने जाऊं, this will take some 70-80 lakh rupees to finish the entire thing। ट्रेन का स्टेशन, ट्रेन की पटरी, ट्रेन का डिब्बा, आप ये करते करते जाएं, 7 दिन से 6 दिन से पहले आप शूट फिनिश नहीं कर सकते। ये सब अगर मिलाएं तो इसकी कॉस्ट हमारी फिल्म की आधी कॉस्ट से ज्यादा निकल जाएगी। इस फिल्म के बाद शायद लोग आपको बुलाएंगे कि कम बजट में फिल्में कैसे बनाई जाएं। This film is a master class। This film and I am telling you, ये भी मेरी जिद थी कि मुझे ऐसा नहीं कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स को थोड़ा पुश करूंगा तो दे कांट पुट मोर मनी, पर मेरी जिद ये भी थी, और ये बात ये लोग आज जानते हैं क्योंकि ये लोग सब त्रस्त हैं इससे, इनको पैसे कम मिलते हैं। मैंने बोला कि बेटा मैं तो पैसे ले नहीं क्या आप अगली फिल्म में देंगे इनको अच्छे पैसे? हाँ डेफिनेटली दूंगा। जो डिजर्व करता है उसको पैसे मिलेगा। किसी को भी कोई ऐसा अनपेड कोई भी नहीं है, अनपेड नहीं है, सबके अंडरपेड है, मगर अंडरपेड है, और वैसा पेड भी नहीं है, बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। ब्लेसिंग्स को अलग छोड़ दो, ब्लेसिंग्स नहीं काउंट। सबका इंतजाम तो 100%। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबका इंतजाम कर दूं। इंतजाम पूरा है, आपका इंतजाम हो जाना, व्यवस्था हो जानी चाहिए। बाकी सारी अब आप तुम्हारे बैंक में पैसे होंगे नहीं होंगे अलग बात है, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वैसा करा दो। ऐसे करते 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 ना, मैंने ये मेरा जिद है कि मैं बताना चाहता हूँ, ये बात प्रूफ करने वाली बात नहीं है। आप फिल्म बनाना चाहते हो या आप एक बवंडर खड़ा करना चाहते हो, आप फिल्म बनाओ ना। फिल्म बनाने के लिए क्या लगता है वो देखो ना यार, क्या लगता है। उसके लिए कैमरा लगता है, हमने कैमरा नहीं एलेक्सा, उसके लिए कैमरा लगता है, उसके लिए जुनून लगता है, और उसके लिए अच्छे दोस्त लगते हैं। अच्छे दोस्त तो आपको पहले तो टैलेंट की पहचान होना चाहिए, प्लस उनके साथ में आपकी ऐसी वाइब मैच होनी चाहिए कि वो आपके साथ में किसी भी तरह किसी भी स्थिति में खड़े हो, किसी भी स्थिति में, वो बहुत जरूरी है। तो इन सब के साथ में एक ही चीज कॉमन थी कि सब मेरे साथ में किसी भी परिस्थिति में खड़े हो। पीयूष जो है ना, जो अभी यहाँ पे नहीं है, सबसे बड़ी बात है कुछ लोग आपके साथ खड़े भी हो जाते हैं पर आपका जुनून जवाब दे जाता है। करेक्ट है ना, वो भी बहुत जरूरी होता है कि लास्ट सांस तक आप कैसे अपने आप को बचाए रखते हैं। मैं इस पे आपको एक बात बताता हूँ। जब हमारा पूरा रैप हो गया ना, तो उस दिन हम लोग वो गाना शूट कर रहे थे सासा हाले, बीच में आग जल रही थी, पूरी टीम ऐसे थी। उस दिन रैप अनाउंस हुआ, फिर ये हुआ कि बोलना है, तो सबके पास माइक जा रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले बोलूंगा। उस दिन मैंने एक बात बोली थी कि ये पूरी फिल्म, ठीक है, वो हमारे पास रिकॉर्ड भी है कि ये पूरी फिल्म 2 वजहों से बनी है। सबसे पहले बाबा के आशीर्वाद से, 101, और दूसरा सर की जिद से, जो कि करना है। हाँ, वो था। ये मैं इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब कोई भी नेगेटिव वाक्य आपकी जिंदगी से गुजरता है ना, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। वो आपको एक और किक देता है, अब तो रीजन देता है। हाँ, रीजन देता है कि ये सरवाइव तो करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप तलहटी पे हो, तो अब उसके बाद तो ऊपर ही उठना है ना। नथिंग टू लूज, एवरीथिंग। हाँ, कुछ लूज तो करना नहीं है, मगर वो जो प्रूव करने की शिद्दत जो आपने बना के रखी, दैट वाज कमेंडेबल। और ये हमारे लिए जो आपने एक नया प्रूफ बना कर दे दिया है। अब लोग जैसे अभी लालो ने किया, उन्होंने भी बहुत ही कम रिसोर्सेज में काम किया और अच्छा काम कर दिया था। मैंने नहीं वो फिल्म देखी है, बट सुना है कि वो अच्छी है और लोग उनको बुला रहे हैं और ये सब हो रहा है। जैसे एक समय में, हमारे समय में बहुत अच्छी फिल्में बना करती थी। जब हम बच्चे थे, हमें माँ बाप ले जाया करते थे, हर हर महादेव, ये माता संतोषी, लाइक लिटरली सिक्के उछाले जाते थे, नारियल फूटते थे। वो गायब हो गया था 30-35 साल 40 साल में कहीं।
बच्चों को शर्मिंदगी आने लगी है कि अगर आप किसी को बोलोगे कि हाँ हम शायद ये कोई फिल्म ऐसी देखने जा रहे हैं जिसमें भगवान से रिलेटेड कुछ है, या अपने आप को प्रूव कर, या ये बताना कि हाँ हम हिंदुइज्म फॉलो करते हैं या हम व्रत रखते हैं, वो एक शर्मिंदगी का सबब बन जाता है। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। जैसे पीछे कुछ AI फिल्में भी आई हैं, नरसिम्हा हमने देखी थी, बहुत जरूरी है। बच्चों को जोश आता है, हाँ जोश आता है। और आपने सच में बहुत अच्छा, मुझे बहुत बहुत मजा आया। कुछ एक चीजें आपसे कि फुल इंटायर इसका आपने म्यूजिक पूरा आप ही ने दिया है? नहीं, तो ये तो अमेलगमेशन है ऑफ डिफरेंट। ये मुझे इसमें मतलब बाकी सब जितने लोगों ने काम किया है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर पॉडकास्ट पे बोलने का मौका मुझे मिल रहा है। कृपा है। तो ये था कि मैं अपनी लाइफ जी रहा था, मजे में सब कुछ चल रहा था। मैंने सुना आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छे गाने लिखे हैं, कुछ एक आप बताएंगे? थोड़ा बहुत कुछ किया। नहीं थोड़ा बहुत भी नहीं, जो भी है बताइए ना। सो फिल्म मेरी ये पहली है, थिएट्रिकल फिल्म मेरी पहली है। इसके पहले मैंने कुछ गाने किए, वेब शोज 20 के ऊपर किए। अरे वाह। उसके अलावा इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स काफी सारे हैं। डू एपिक शिट नाम की एक फिल्म थी, मतलब बुक थी अंकुर वरिको की, उसका जो एंथम था वो मैंने लिखा था। अच्छा, उसके अलावा लाइक काफी सारे वेब शोज हैं, जैसे प्लीज फाइंड अटैच्ड है, क्रश्ड करके सीरीज है जो काफी ज्यादा फेमस है Amazon मिनी टीवी पे, सीजन 3 सीजन 4। पूरे बॉलीवुड से रिलेटेड काम करके सडनली इस सेटअप में आपको कैसा लगा? सर के ऊपर अंधा विश्वास। अगर कोई मुझे बोले कि अंधभक्त हो तो मैं हूँ। मुझे तो मैं बताऊं, मैं इतनी प्राउडली इस वर्ड को लेती हूँ ना, जब कोई ये बोलता है तुम अंधभक्त हो तो मैं कहती हूँ यस आई एम। मुझे बहुत मजा आता है ये तो 6 साल से जानता हूँ सर को। इन 6 सालों में एक ही इज द ओनली गाय इन मुंबई जिनसे मैं डरता भी हूँ, इनसे छुपके जो भी जिन चीजों के लिए वो मना करते हैं तो वो छुपके ही करता हूँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि भाई उनको बुरा ना लगे, उन्होंने मना किया। इस फिल्म के दौरान तो नहीं किया होगा वो छुपके? वो सब तो सारी चीजें छूट गई हैं। तो मतलब जैसे खाने वाने के लिए बोलते हैं ये मत खा, वो मत खा, तेरी हेल्थ खराब हो जाती है, ऐसा है। तो मैं जब सर कहीं छुपे तो मैं चुपके से कुछ खा लिया या ऐसा, तो मैं किसी और से डरता भी नहीं हूँ। तो मतलब पूरे मुंबई में इज द ओनली गाय जिनसे डरता हूँ, क्योंकि रिस्पेक्ट करता हूँ। आई थिंक संसार में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके बहुत प्रोटेक्टेड फील होता है मुझे। वो मुझे अभी शुरू में ही दिखा, किला मैं तेरे बाल ठीक कर दूं। तो मतलब इतना मैं अपने फादर से भी नहीं डरता। बाप से कोई नहीं डरता जितना मतलब उनका तो खौफ है। हाँ। डर नहीं। अच्छा। डर मुझे सर। मेरी फ्रेंड ने अपने फादर का उसमें नाम रखा था टेरर। जब नाम आता था तो टेरर तो वो मेरे फादर ने और इन्होंने मतलब उस तरह से प्रोटेक्ट किया है। मतलब मैं उतना प्रोटेक्टेड रहने की आदत है नहीं, पर दे हैव बीन लाइक जो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो संभालूंगा। पापा घर पे हैं, यहाँ पे विशाल सर, वो भी चैन से सोते हैं कि विशाल सर। exactly? मेरी फैमिली नागपुर में रहती है। मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। I was born and brought up in मतलब नागपुर। तो फिर उसके बाद। और आप कहाँ से सर? लखनऊ यूपी से। अपने यूपी से। हमारे जन्म सीतापुर में हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में लखनऊ शिफ्ट हो गए। और आप शुरू से? मैं हूँ बुंदेलखंड का। अच्छा। मतलब चतुर्वेदी सारे मथुरा के होते हैं, और हमारे पूर्वज जो है ना वो औरंगजेब से कुछ पंगा लेके वहां से निकले थे। तो 300 फैमिलीज थी, उसमें से एक फैमिली हमारी थी। अच्छा। हम कुछ समय मतलब बेसिकली झांसी के पास में बरुआ सागर नाम की जगह है। हाँ, बिल्कुल है। वो वहाँ के जो अंग्रेज होते थे उनका हिल स्टेशन था वो। अच्छा। तो उधर का मैं रहने वाला था, लेकिन वहाँ पे कभी ज्यादा रहा नहीं। मैं बुंदेलखंड में चंबल में पला बड़ा हूँ। और मैंने वो एक समय जब फूलन देवी जब वो डकैत थी, ऐसा नहीं सरेंडर करने के बाद नहीं डकैत थी, तो मैंने उसको उस डकैती के ऐसे समय में मैंने उसको देखा था। तो और वहाँ पे हम लोग जो है ना चंबल के डकैतों की कहानी और कट्टे बदमाशी सब जो होती है ना, सब मैं पला बड़ा हूँ। जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसे था नहीं। अच्छा। तो मैं वैसे झांसी के पास की एक जगह बरुआ सागर, वहाँ पे मेरा पैतृक निवास वहाँ का है। पर मेरा जन्म एक बहुत छोटे से कस्बे में हुआ जिसका नाम आटा था। आटा हाईवे पे है, लखनऊ और झांसी के बीच के हाईवे पे है। और वहाँ पास में ही फूलन देवी ने वो बेमई हत्याकांड हुआ था। मैंने फूलन देवी को वो उसी हाईवे पे एक बार देखा भी था, बस रोकी गई और वहाँ पे फूलन देवी आके
भवानी टेम्पल से दर्शन करके आए, लोग हालत ख़राब थी, मैं 3-4 साल का था। और वो आटा जगह थी, वो इसलिए फेमस थी क्योंकि उसमें एक प्लेन कभी मेघ जमा गिर गया था, उसमें क्रैश हुआ था, तो लोग बोलते थे आटे में विमान गिर गया। आटे में गिर गया। तो चंबल में वहीं पे मैं कौच नाम की एक जगह है छोटी सी, जहाँ कौच उरई जालौन सब चंबल है, वहाँ पे बदमाशों का एरिया है, डकैत बदमाश ये वो सब मारपीट, दोस्त यार तो अलग कॉलेज में तो कट्टे वट्टे बनाते हैं लोग, पाइप वाइप लेके काट पीट के। तो एक ऐसे माहौल से जहाँ पे गाली गलौज, बदमाशी, किसी को भी खून खराबे से कुछ बहुत ज़्यादा डर ना होना, से आई लैंड इन लखनऊ। अब लखनऊ में तहसीब, तो लखनऊ में हम एकदम वो अमीनाबाद में जो कैसरबाग अमीनाबाद के उधर पे गोलागंज नाम की एक जगह है, उस एक गली में हमारे पेरेंट्स हम लोग रहने के लिए वहाँ पहुँचे। वो गली वैसे तो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, पर वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड जगह थी। वो प्रताप नारायण मिश्र जो लेखक थे, उनकी हवेली हमारे घर के सामने थी, जस्ट सामने। छन्नूलाल जी महाराज, वो उसके आगे वाली गली में वो रहते थे। मेरी गली में जिस गली में थे, उस गली में आगे जाके एक बड़े शायर थे, वो रहते थे। ऐसे ऐसे करके ना कुछ और रायवनाथ बली और भातखंडे स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे, वो एरिया ही पूरा हिस्टोरिकल है। इतनी सारी वो बगल में रेजिडेंसी है जहाँ पे 1857 की क्रांति हुई। बहुत सारे मित्र ऐसे थे जो कि वहाँ पे बड़े अच्छे मतलब कविताएं लिखते थे, शायरी करते थे, और बहुत मतलब काफ़ी। आप भी तो लिखते हैं कविताएं। वहाँ से कविता फूटी। अब वो सानिध्य मिला, और वहाँ देख रहा हूँ कि मतलब क्लासिकल म्यूजिक के प्रोधा जो है ना, ठुमरी गायकों में वो, प्लस वो जो क्या नाम है कथक के उसके जो है ना, वो भी पितामह, ये सब लोग उसी गली के अंदर रहते हैं। अब रोज मैं उनको देख रहा हूँ, जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तरसते हैं, उनको मैं रोज सुबह देखता हूँ। दूध लेने जा रहा हूँ तो वो दिखाई दे जाते हैं, स्माइल करता हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन से बड़े, फिर बाद में धीमे पता चलता है। सो माई सडन I was dumped, or basically suddenly I was exposed to so much creativity that there is a huge transformation started happening in me. शायद वो रहा होगा, मैं sketches बनाता था, good sketches, but that's it, उतना ही था। वहाँ से कविताएं फूटना शुरू हुई। पहले स्टार्टिंग मैंने कविताओं से ही किया, फिर मैंने भातखंडे में मैंने 1 साल विशारद का पहला साल किया, वो भी एडमिशन मिल गया, 30 सीटें थी, 30वां स्थान आया था मेरा। सुर लगाना आता था बस तो लेकिन उन्होंने ले लिया। वहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक फ्रेंड्स बन गए, और इसी समय मेरा मेडिसिन का भी, तो मैं लखनऊ में रहा हूँ, मैं कहने का मतलब आई एम कटिंग शॉर्ट। सो मेरा जो लास्ट जो क्रिएटिव वो सब एक्स्ट्रापोलेशन हुआ, दैट हैपेंड इन लखनऊ, एंड आई गिव 100% क्रेडिट टू लखनऊ। जैसे मैं प्रयागराज को देती हूँ क्योंकि वहाँ से हिंदी शुद्ध हुई हमारी, और अच्छा उर्दू कश्मीरी होने की वजह से भी काफ़ी कुछ उसमें पर्शियन और उर्दू का है। वापस फिल्म पे आते हैं। 2-3 जगहों पे, जैसे कि एक वो गुफा का सीन था, और वो जो आपको जिस रूप में देखते हैं, क्या आपने इसमें कभी इस पूरी फिल्म में कुछ VFX इस्तेमाल हुए हैं, और वो नाग का कैसे सीन आपने क्रिएट किया? तो नाग का सीन हमने VFX पे किया है। ओके। पर उसके लिए मैं कुछ डमी वगैरह सब डमी वो लगाए थे। हाँ, रबर के सांप डाले थे। But the movement was very natural. और उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की, मतलब आप इतने पासेस लगे हुए, करीबन मुझे लगता है 100 पासेस लगे होंगे, 100 पासेस। तो वो बहुत सारी सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे AWI BI के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उनको हमने उस ढंग से पहले से ही तैयारी वैसे की थी। फिर हमने उस तरह से, तो सांपों वाला सीन में इनका चेहरा इंटैक्ट रहे, और प्लस जो है ना वो रहे, प्लस लाइटिंग, प्लस एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट। अब वो उसको लेकिन मेहनत काफ़ी करी, बट हमने वी कुड पुल इट ऑफ। बहुत अच्छा, मतलब अमेजिंग। कुछ जगहों पे जैसे, एंड आई थिंक वो भी VFX था जहाँ पे वो जीभ पर वो जो वो अनाज के दाने पासेस लगे आपको, मतलब। और उसका तो पहले था कि पूरा अलग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे दिखाएंगे कि वो फूल कैसे आपको ये एनेक्डोट्स कहाँ से, मतलब ये कहाँ से चीज़ें आपने, उनकी किताबें बहुत पढ़ी हैं, उनके जो भी, जैसे ये सारी चीज़ें थी कि तू विधवा हो जाएगी, ये सब है, ये सब था? तो उसका आंसर बहुत सिंपल है
कि मैंने जब सेंसर में अपनी सारे उनको सारे के सारे प्रूफ्स लगते हैं कि आप कहीं के कल के दिन कुछ तकलीफ ना हो, हमने सारे प्रूफ्स उनको सबमिट किए। अब एक उदाहरण होता है जिसमें ऐसा कि महाराज जी ने एक औरत को कुएं पे पानी पीते वक्त बोला कि तू तो विधवा होने वाली है, बस इतना ही है। और उसके बाद में उसने जाके बचाया नहीं बचाया का कुछ हल्का फुल्का रहेगा। नाउ दिस इज होल extrapolation from point A to point B. The entire thing was done by, I mean, the screenplay writing techniques and the dialogue writing. हर सीन का एक रेफरेंस है, वो आपको सब जगह मिल जाएगा। हाँ, वो होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग पूछेंगे ये कहाँ से आ गया। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मतलब उनके परिवारजनों तक बोला, अरे ये तो ऐसा हुआ था, ये तो सच है। तो उनके परिवार के अभी लोग हैं। अरे उनकी पुत्री हैं जीवित अभी तक। हाँ, उनके 90 इनका कब शरीर शांत हुआ था? मतलब 1973 ये तो बिल्कुल, मैं वही हैरान होती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि इस धरती पर ऐसे ऐसे महानुभाव रहे हैं। और जो बच्चे सो कॉल्ड जो बच्चे आजकल बोलते हैं ना कि नहीं ये कैसे हो सकता है, उनके लिए ये इतना बड़ा उदाहरण है कि ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ कि चलो तुम लोग इसको नकार दोगे कि नहीं ऐसा कहाँ होता होगा, बट अब अंग्रेज़ों वाली जो चीज़ें हैं तो उस समय तक तो वो थे ही ना। 73 इज लाइक दिस, यहाँ पे थे। अभी की बात है मतलब। और उनका तो वो भी है ना अपने जूलिया रॉबर्ट्स और ये सब उनके they had been to, अच्छा ये सब बाद में। ये पिक्चर देख के जूलिया रॉबर्ट्स को नए 2000 मैं जब पहली बार कैंची, मैंने आपको बोला ना कि मैं मेरेक्लेस इवेंट है, पता नहीं इतना समय है कि नहीं, पर मैं आपको एक नटशेल में बताता हूँ। मैं 2006 में आफ्टर फिनिशिंग माय एमबीबीएस आई वाज पोस्टेड इन हल्द्वानी। ओके। हल्द्वानी से हम कुछ दोस्त रोज कहीं घूमने जाते थे। 2 बजे हमारा खत्म हो जाता, 2 बजे के बाद में 6 घंटे हमारे होते घूमने के लिए। तो हम घूमने जाते थे और घूमते क्या थे, नैनीताल में जाते थे, वहाँ पे हम लंच करते थे और फिर वहाँ से कहीं से घूमते जिम कॉर्बेट ऑर्बिट कहीं से होते, बाइक से कार से ऐसे। एक दिन हम लोग कार से कुछ दोस्त लोग 3-4-5 लोग जा रहे हैं और क्या बोर हो गए यार, नहीं जाएंगे नैनीताल, कहीं और चलते हैं। बोले अरे वापस आने में टाइम लगा, देखेंगे टाइम होगा इतना टाइम रिवर्स कर लेंगे। उस दिन इत्तेफाकन बहुत बारिश हो रही थी और वो बारिश ऐसी नहीं थी जो साधारण नहीं थी, और प्लस धुंध, प्लस जो है ना बिजली कड़क रही है और ये हो रहा है। लैंडस्लाइड सुनने में आया था कि कहीं हो ही है दूर में, लेकिन अभी हम कुछ डेयरिंग लोग हैं, नए यंग ब्लड चले जा रहे हैं, दोस्त को मना कर रहे हैं भाई थोड़ा धीमे ड्राइव कर ले, नहीं मान रहा है। अचानक गाड़ी थोड़ी स्लाइड करती है और अब सब चिल्लाते हैं एक साथ में, उसको गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। कहते हैं अरे भाई चलो या तो यू टर्न लेंगे, जो भी करेंगे, अभी थोड़ी देर पानी रुकने दो तब डिसाइड करते हैं। कुछ सेकंड के अंदर या कुछ आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट में बारिश ऐसे ज़ुप करके रुक जाती है। अरे बारिश रुक गई। फिर थोड़े से कुछ सेकंड्स के बीच में थोड़ी लाइट आ जाती है। अच्छा, तो थोड़ा अनयूजुअल है पर होता है। ठीक है। हाँ, पर अब जो होने वाला है वो अनयूजुअल नहीं है। अरे अच्छा चलो एक बाहर देखते हैं क्या है। नदी की आवाज आ रही है। मैं दरवाजा खोलता हूँ तो मेरा दरवाजा कैंची धाम का जो गेट है उसके नीचे मेरा दरवाजा खुलता है। ओह। एंड आई एम लेड टू दैट टेंपल। अच्छा, ये सब मेरे साथ में नहीं हुआ अकेले, हजारों लोगों के साथ में हुआ जिनको महाराज जी चाहते थे उनके बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मेरी एंट्री। उसके बाद से मैं उनके बाद इस इवेंट के बारे में सोचता रहता हूँ, फिर उनके बारे में और जानकारी हुई तो लगा यार ये कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ तो नहीं कुछ उन्होंने कर दिया या इत्तेफाक है। कैसे इत्तेफाक है भाई, अपन 27-28 किलोमीटर दूर से चले आ रहे हैं, उसी जगह पे रुकेंगे जहाँ उनका दरवाजा नीचे। 100%। ये मेरे साथ अकेले नहीं हुआ, कितने लोगों के साथ मैं बात कर चुका हूँ जिन्होंने बताया कि दरवाजे पे ही कुछ होता है वहाँ पे। जब उनको बुलाना होता है, या ये तो हर एक कहीं पर भी कोई भी सत्ता है, कोई भी तत्व है, अगर वो आपको जोड़ना चाहती है अपने साथ, तो वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ अहमदाबाद आना, उसके भी पीछे बहुत कारण थे। कहीं ना कहीं का कोई बुलावा होता है, वो तभी आपको तो ऐसे अच्छा डायरेक्टर हूँ नहीं हूँ, अच्छा स्टोरी टेलर हूँ नहीं हूँ, पर मुझे अभी इस बात का आफ्टर फिनिशिंग दिस फिल्म दैट आई बिकम द स्टोरी टेलर, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑफ महाराज जी देने वाला मैं व्यक्ति बन गया हूँ। बिल्कुल। ये एक, भले ही जितनी परीक्षाएं हो, जो भी हुआ हो ना, मैं एम इमेंसली सेटिस्फाइड दैट मैं उन्होंने शायद मुझे चुना है। बिल्कुल चुना है। और वो जो कहानी पहले लिख दी गई थी जब आपकी गाड़ी वहां रुकी थी, वो तभी तय हो चुका था
और ये कितने दिनों से तैयार हो रहा है, ये अपनी अलग, वरना आप श्रीवास्तव फैमिली में आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो और ऐसा बहुत 7-8 साल पहले, तो हर चीज वो जुड़ जाती है। आपका ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो मुझे सबसे पहले यही पूछना है क्यूरियोसिटी में कि सेकंड पार्ट कब आ रहा है? ये सेकंड पार्ट तब आएगा जब इस फिल्म के पैसे रिकवर हो जाएंगे और हमारे बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं फिल्म के साथ में, और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि इसके साथ में ये होंगे, तब जाके वो सेकंड फिल्म आगे बढ़ेगी। आपने वो सोच रखा है उसके बारे में? मतलब वो 3-4 फिल्मों का, तो मैंने पहली फिल्म का पार्ट बनाने से पहले तीनों का आइडिएशन मेरे दिमाग में है। ओह ग्रेट। मैं काम नहीं करता तब तक जब तक जैसे मैंने सेकंड पार्ट पे अदरवाइज काम रिसर्च लेवल पे भी बहुत डीप काम नहीं किया है, क्योंकि जब मैं करने जाऊंगा तभी मैं डीप रिसर्च करूंगा। अभी से रिसर्च करके बैठ के फिर वो खिचड़ी पकती दिमाग में। नहीं पर बनाइएगा जरूर, बिकॉज दैट वाज लन्नौक सीताराम, और उसके बाद तो नहीं वी वांट टू वॉच दैट व्हेन इज नेक्स्ट दिस हैपनिंग। आप जरूर बनाइएगा, और हमसे भी कुछ बन पड़ेगा तो बताइएगा, हम ज़रूर साथ में जुड़ेंगे। ये चीज़ हो गई। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर इंसान आप लेवल पे सामने हो, पर आपका परिवार क्या कहता है, परिवार में कौन है। आप कह रहे हो 1.5 साल से मैंने कुछ भी नहीं कमाया, तो परिवार में पीछे है कौन, और क्या उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको भी? तो मेरा ऐसा है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं बहुत सालों से ये सब ऊपर नीचे मेरा चलता है। मैंने द इंडियन थिंग नाम का एक मैंने कंपनी खड़ी की थी, वेरी पॉपुलर, एंड बहुत सारे उसमें आईपीज मैंने खुद से क्रिएट किए थे, जिसमें ऋषि भी मेरे साथ में कुछ समय तक जुड़े रहे उसमें। अच्छा। उसको मैं कैसे करता था, मैं आई यूज्ड टू अर्न मनी फ्रॉम समवेयर एंड आई टू पुट माय, क्योंकि मुझे कभी फंडिंग कैसे कराई जाती मुझे पता ही नहीं था। सो आई विल सेल्फ, मेरी तरह से मैं उधर से कमाती हूँ फिर पॉडकास्ट बनाती हूँ। एग्जैक्टली सेम चीज़ है। मेरे फौजी के पैसे आए थे, और किसी और 2-3 साइनिंग मैंने पिछले 2023 में 23-24 के बीच में मैंने 5 फिल्में साइन की थी। अच्छा। एक उसमें वेब सीरीज थी, ओके। 2 फिल्में थी जो मैं राइट डायरेक्ट कर रहा था, एक फिल्म जो सिर्फ डायरेक्ट कर रहा था। तो ऐसे 5 चीज़ें थी जो मैंने साइन की थी। उसके पैसे, फौजी के पैसे, और मैंने इलेक्शन कैंपेन किए तो उसके पैसे, ये सब पैसे मिला के थोड़े से अपने पास सेविंग थी, बेसिस विच आई कुड टेक द रिस्क। और वो महाराज जी ने ऐसे समय पे वो पैसा मेरा अकाउंट में वो कराया है कि मैंने कहा आप साल भर का, जिस वक्त मैंने उन लोगों को ये बात बोली, रागिनी सोना जी और नम्रता सिंह जी को मैंने ये बात बोली कि मैं आधे बजट में बना दूंगा, मैं अपनी फीस छोड़ दूंगा। अरे फीस छोड़ने के लिए मेरे पास पैसे तो होना चाहिए। हाँ, वो मतलब एक बैकअप तो होना चाहिए, जिससे साल भर का पैसा तो होना चाहिए। इट हैपेंड जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक दैट आई कुड से दैट। एग्जैक्टली। तो पैसा अकाउंट में नहीं होता तो मैं कैसे बोलता, मैं कहता नहीं भाई बीच में थोड़ी मैं कोई, तो मतलब आपको पीछे टोकने वाला कुछ नहीं था कि भाई घर पे नहीं। और आपके मतलब सर्वाइवल का तो था, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं चला। मतलब ये फिल्म जब से शुरू हुई तो इनिशियली तो सर ने मतलब हम लोगों को, जैसे सर ने बोला ना कि इंतजाम व्यवस्था पूरी हो जाएगी। हाँ। तो वो पहले एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो वो था। फिर उसके बाद में एक्टिंग का भी कुछ पैसा दिया उसको। फिर जब वो खत्म हुआ तो मैं वापस से असिस्टेंट डायरेक्टर चालू हो गया था। अच्छा, ओके। लेकिन उसी बीच में ये पोस्टर लॉन्च हो गया। उस वक्त मैं शूट पे था। उस दिन मैंने कसम खा ली कि अब जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ और नहीं करूंगा वो वाला। उस दिन के बाद से मैंने कोई बाहर का काम, लेकिन सर थे और बाकी थोड़ा बहुत जैसे सर की तरफ से हो जाता था, थोड़ा बहुत मम्मी पापा तो मतलब है ही है वो तो साथ में। मतलब परिवार का साथ होना, आपका क्या सीन? आपके भी परिवार तो है ही। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। तो ये फिल्म जब शुरू हुई, सर ने जून में अनाउंस की थी, और उस टाइम पे ही सर ने बोला था और वो हनुमान चालीसा का मतलब चल रहा था। हम लोग तो कर ही रहे थे काफी टाइम से हनुमान चालीसा, तो जब से मिला था उस दिन से ही कर रहा हूँ। 2021 में हम मिले थे। मैं विशाल सर को जानता था, 2016 में उनका नाम सुना था। तो आई वाज लाइक यार कंपोजर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं। तो फेसबुक पे मैंने देख रखा था। और हमारा एक कॉमन फ्रेंड है सिड पॉल, जिसके साथ मैंने अभी तक के जितने काम किए मोस्टली काम उसके साथ किए, हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। तो उसने मुझे मिलवाया था, एंड हमारी इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई कि मतलब सर पोएट्री बता, मेरे पास भी पोएट्री है, एंड दैट नाइट इज समथिंग जो मेरे दिमाग में ऐसे फ्रेम्ड है। एंड आई वाज लाइक क्या इंसान है यार, मतलब
ये तो एकदम ऐसे। एंड विद इन 12 days मैं और सर कहीं जाते हैं एक फिल्म लिखने के लिए, शिमला जाना था। और वो कोई प्लान नहीं था। एक शाम पहले सर बोलते हैं कि यहाँ बैठ करके शिमला कैसे लिखूं, तो मैंने बोला सर चलें, बोले चलो। मैंने टिकट बुक की, विद इन 2 minutes मैंने टिकट भेज दी। भेज दिया, अब कैसे जाऊं, कल कैसे जाएंगे, कल की टिकट है, सुबह 11 बजे की, कैसे, और शाम के 6 बज रहे हैं अभी। बोलते यार सब प्लान करना पड़ेगा। मैंने बोला अब तो हो गई, तो चलो। तो एडवेंचर शुरू हुआ है और वो पूत के पाँव पालने में दिख गए हैं। और हमारा हो चुका है एडवेंचर। ट्रेन कैच करना, एक्चुअली कैच किया है हमने, ट्रेन का पीछा किया है हमने गाड़ी से। अरे बाप और फिर सब हुआ, फिर वो सब मतलब उस तरीके का रहा है और बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ये हो गया कि अब सर जो बोल रहे हैं वो बस सुनना है। फिर उसके बाद उनको असिस्ट करना चालू किया। फिर करते करते एक टाइम के बाद ऐसी ट्यूनिंग हो गई कि मुझे समझ में आ जाता है कि सर को क्या चाहिए और क्या नहीं चलेगा। एंड उनको पता है कि क्या ये कर लेगा। तो अगर वो मुझे पानी में धकेल भी देंगे तो उनको पता है कि कैसे ना कैसे सरवाइव कर डूबने तो मैं नहीं दूंगा। और सरवाइव कर लेगा। ये थोड़ा हाथ पांव तो मार ही लेगा। अगर ये मर नहीं रहा होगा तब तक आवाज नहीं देगा। ये अच्छी चीज है। आप एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, यहाँ पे बताना बहुत आवश्यक है। हाँ। कि ये था मेरी राइटिंग टीम में। अच्छा। फिर ये मेरी असिस्टेंट टीम में, राइटिंग के बाद में असिस्टेंट टीम में। तो मैं क्या होता है ना, मैंने पूरी फिल्म जो है ना हाथ से लिखी है। हाँ। सॉरी, मतलब पेन पेपर पे लिखी, 1 go में। और मैं इसको ऐसे फोटो खींच के भेजता था, ये उसको ट्रांसक्राइब करता था। ठीक है, प्लस जो है ना पीछे रिसर्च में ये वो एनेक्डोट्स ढूंढने हैं वो। फिर क्या हुआ कि डायरेक्शन टीम आने से पहले मैंने कहा भाई तू मेरा डीए, यू वर्क एज अ डीए। तो मतलब मेरा कम्युनिकेशन बाकी के साथ डायरेक्टर असिस्टेंट बन गए। बट हुआ ये कि हम जब सेट पे पहुंचे तो वहां पे जो भी लाइन प्रोड्यूसर्स आ रहे थे, आइदर वो पैसे खाने वाले लोग थे या वो उनको लग रहा था ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे कर लेंगे। हाँ। तो अब क्या हुआ कि ये जब वहां पहुंचे तो मेरे पीयूष ठाकुर जो है ना, एक जो मेंबर यहाँ नहीं है, 25 साल का है। अच्छा। और वो मेरे साथ 7-8 साल से ऐसे ही 7-8 साल से वो भी 8-9 साल से, वो जब 17-18 साल का था तो मेरे पास आ गया था। तो पीयूष जो है वो, उसके पास कोई बचा ही नहीं। क्या वो रोक रहे हो? चलता रहे। उसके पीछे पास में कोई टीम में बचा ही नहीं। तो आई हैड टू गिव ऋषि टू हेल्प हिम आउट फॉर द प्रोडक्शन थिंग, फ्रॉम प्रोडक्शन थिंग। तो पहले दिन ही ये प्रोडक्शन में चला गया। अब बात क्या है, कमाल की बात क्या है, द टीम वर्क इज नॉट कि भैया मेरा जॉब क्या है। टीम वर्क इज कि जब आवश्यकता पड़े वहां खड़े हो जाओ, तो वहां खड़े हो जाओ। ऐसी फिल्में तभी बन पाती हैं। ये लोगों ने 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे ऑन एवरेज, इमेंस प्रेशर के बीच में, इतना प्रेशर, 2.5 घंटे एवरेज स्लीप, 3 घंटे एवरेज स्लीप के साथ में लोगों ने काम किया है। वाह। पागल हो जा रहे हैं, लेकिन मेरे तक आने से पहले वो झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ है, मेरे तक आने से पहले 90% चीजें सॉल्व कर लेते थे। फिर मेरे पास आते थे, बताते भी नहीं थे कि क्या चल रहा है। तो होता ये है कि पीयूष 2.5 घंटे एवरेज स्लीप, 25 साल का लड़का है, सब कुछ उसके ऊपर। ईपी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, आपने सुना नहीं होगा 25 साल का। पूरी फिल्म उसने कैसे खड़ा रहा है और वो बनती रही फिल्म, और सब कुछ जो भी पीछे हो रहा था। उसका गांव, वो चित्रकूट में जो गांव था जहाँ पे महाराज जी का घर दिखाया, वो उसका उस घर में पैदा हुआ है वो। अच्छा, ओके। तो वही लेके गया था। सारी लोकेशन जो थी, आधी हाफ ऑफ द लोकेशन वी गॉट फॉर फ्री और फॉर अ वेरी टोकन अमाउंट। उसने आधा काम उसने कर दिया था, और मैं गया तो 1.5 दिन में मैं रखी फिनिश कर दी मैंने। 1.5 दिन में कौन सी रखी फिनिश होती है। सो दिस ऑल कुड हैपन बिकॉज देयर आर पीपल like him, like Piyush, and a lot of people, Agni from my team, and Shank Rajadek, जो कि जिन्होंने फिल्म एडिट की, वो 3 महीने के लिए एडिट करने के लिए आए थे, 8वां महीना चल रहा है, सेम पैसा है। शंक ने कश्मीर फाइल्स एडिट की थी। और वो आके 8 महीने से, क्योंकि इतना इमोशनल हो गया फिल्म को लेके कि एक एक डायलॉग याद है, ऑल ऑफ दैट, एंड ही इज लाइक, अभी भी बोलेंगे सर कहाँ है, तो या तो वो बोर हो जाता है जहाँ भी रहता है, या तो मैं बोर हो जाता हूँ, कहता हूँ अरे कहाँ पे, ऑफिस क्यों नहीं आए। ये जब आपकी फिल्म बन गई, फिर रिलीज में दिक्कत आई? हर जगह दिक्कत आई। कौन सी दिक्कत? आपको मैं नई चीज बताता हूँ, हमारा कहीं पोस्टर नहीं लगा है। ये फिल्म बिना पोस्टर, बिना किसी ऑफ पब्लिक प्रमोशन के चल रही है। जहां भी चल रही है वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है।
आप हर जगह ट्रैवल कर रहे हो, डे एंड नाइट, मजबूरन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिल्म को अदरवाइज प्रमोट करने के लिए पैसे नहीं है। तो हम जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, जिनको अच्छी लगती है उनसे बोलते हैं भाई आप 4 लोगों को और बोलिए। भाई क्या तरीका और प्रमोट करने का। मैं तो सामने से बोल रही हूँ, पता नहीं मैं इसका ये वाला हिस्सा तो डेफिनेटली जल्दी काट के मैं बोलूँगी कि चले जाए, क्योंकि आप लोग जितना इस फिल्म को बोल सकते हैं कि आप जाओ जल्दी से थिएटर में देखो, शायद उस प्रेशर से ये और सस्टेन कर, मैं तो चाहूँगी कि इतनी जल्दी तो ना उतरे हॉल से, और इसमें हॉल्स मिलते जाएं इनको, और ज़्यादा शोज़ मिलते जाएं, बिकॉज आप सच में जाओ, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं किसी चीज़ को प्रमोट करती हूँ जब तक कि दिल को ना छूने वाली बात हो। अपने बच्चों को लेकर जाइए, अपने मम्मी पापा को लेकर जाइए, अपने बुज़ुर्गों को लेकर जाइए, देखिए कि ज़िंदगी में अभी 1973 में वो गए हैं और चमत्कार होते हैं। प्लीज़ उस पर से अपना भरोसा मत उठाइए, आगे बढ़िए संसार में, अंग्रेजियत को आने दीजिए थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने रूट्स से मत कटिए, आप जाइए। और अगर हम लोग ऐसे लोगों को बल नहीं देंगे तो इस टाइप की चीज़ें लुप्त होती जाएंगी। और अभी ईश्वर की कृपा ऐसी बरस रही है कि लोग थोड़ी हिम्मत कर पा रहे हैं। ये कुछ 1 साल और होगी ऐसी हवा, इसको और हवा दीजिए, और आगे आप ज़रूर ऐसी फिल्मों को आने से रोको मत, जाओ देखो, प्रमोट करो, सब लोग अपने अपने वॉल्स पे डालो। ये वाला हिस्सा मैं डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में सबसे पहले काट के डालना चाहती हूँ। हनुमान अंश जितनी जल्दी देख सकें जाके देखिए, ताकि ये थिएटर से जल्दी ना उतरे। तो एक्चुअली इस पॉडकास्ट को हम कहीं पे भी विराम नहीं देना चाह रहे, क्योंकि इतने सारे चमत्कार आपके हुए होंगे, हम लोगों की ज़िंदगी में इतने होते रहे हैं, हम इसमें पूरा बिलीव करते हैं। मैं पूरी शिद्दत से उनसे प्रार्थना करती हूँ बाबा से कि जल्दी से जल्दी इसका 2nd पार्ट बने। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जितनी आप लोगों ने शिद्दत से अपने जुनून को कायम रखा है, आपने मेहनत करी है, सारी टीम ने मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की है, हलवाइयों ने मेहनत करी है वो ज़रूर 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 2nd पार्ट में आएँ, और आपको फिर उसका इतना भरपूर फल मिले कि फिर वो आप ऐसे और सब्जेक्ट्स पे बनाते रहिए प्लीज़, ताकि ये विश्वास जो कहीं डगमगा रहा है ये भारत में वापस आए, और उनको बल मिले, और उन्हें सच में लगे कि यार हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, हम कितने धन्य हैं, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। बच्चों को ये चीज़ आ जाए। मैं आपको यही चीज़ में आई विल प्लग दिस इन राइट हियर। इस फिल्म को बनाने का एक और बहुत बड़ा उद्देश्य है, मतलब बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसमें से एक उद्देश्य भी है। उद्देश्य इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है उसको हमारा महात्म्य, हमारी अपने रूट्स का, हमको लगता है हमारी संस्कृति, उस पर लोग नेगेटिव तरीके से बात करते हैं। जो एप्पल का लोगो आपको इंस्पायर कर रहा है, जो आईफोन के लिए आप मरे जा रहे हो, लाइन पे खड़े हो, मैं अगली जनरेशन की बात कर रहा हूँ जी। जिस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने मतलब अपने जीवन को सौंप दिया है, जिन जूलिया रॉबर्ट्स और विराट कोहली जैसे आप आइकन्स को फॉलो करते हो, उनकी पर्सनालिटी, उनको दिन रात उनके बारे में जानना चाहते हो, आप ये जानते हैं क्या कि इन सबको किसने इंस्पायर किया? आप जिस वेस्ट की तरफ, जिस वर्ल्ड की तरफ भाग रहे हो, उनको इंस्पायर करने वाला व्यक्ति आपके बगल में बैठा है, आपके घर के बगल में उनका मंदिर है, आपके घर में पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो उनके बारे में उनका गुणगान करता है, उनकी कहानियाँ सुनाता है, उदाहरण देता है। हमारे नेक्स्ट जनरेशन को द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग एंड साउंड एंड लिरिक्स इन एवरीथिंग we tried doing it so that our new generation can relate with that music, relate with those lyrics, they can relate with the scenes and scenarios, and they get to know कि भैया आप जिनको संत महात्मा बाबा और ढोंगी बाबा बोल देते हो, वो हो सकता है अपने पूरे समाज में का 0.5% भी ना हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इतने सिद्ध पुरुष आपके आसपास रहते हैं जो साइंस के बियॉन्ड, जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उनके बियॉन्ड काम करते हैं। और हमारी फिलोसफीज को टेस्ला से लेके, यू टॉक अबाउट आइंस्टाइन से लेके किसी की बात में, आप जॉर्ज ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जे ओपेनहाइमर के से लेके, जिसने एटम बॉम्ब बनाया है, जिसने E=mc² सिद्धांत दिया, these all people are so much influenced by our philosophies and our text and our
Gita and Vedas and all of that. And हम उनके पीछे भागते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको सामने विजिबल। वही ना, जब वो आपको हल्दी की गांठ देंगे तब आपको हल्दी पे भरोसा होगा। मैंने आज ही एक पॉडकास्ट देखा जिसमें एक लेडी पॉडकास्ट कर रही हैं और वो सामने वाले गेस्ट को इतना ज़्यादा डिमीन कर रही हैं कि जब वो बात कर रहे हैं राम की, माइथोलॉजी ना मतलब मिथ, वो मिथ है, अच्छा वो तो लिखा गया है ना, वो हुआ था क्या। और वो यंग जनरेशन है, वो होंगी कुछ 30-20 साल की, मगर वो सामने से उनको इतना डिमीन कर रही हैं उस गेस्ट को कि वो उसने बीच पॉडकास्ट में माइक बंद किया और उन्होंने बोला मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आप भारत में रहकर आप किसको ठुकरा रही हैं आपको नहीं पता। और जो जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी आपको बताऊंगी, कभी आप अगर शायद आपने सुना भी हो भाईजी पोद्दार के बारे में, अगर आपने सुना हो, उनकी किताबें पढ़िए, वो भी इसी समय के हैं और वो भी 73 के आसपास ही उनका शरीर शांत हुआ। उनके जो डिसाइपल थे राधा बाबा, उनके बारे में सुनिए, वो प्रत्यक्ष चमत्कार जीते थे और इस साइंस से बियॉन्ड है, आप उसको कहीं डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो हैं ऐसे लोग जिनके बारे में लोग, हमारे बच्चों को और हमारी यंग जनरेशन को पता लगना चाहिए। और अगर हमने ये नाम लिए हैं तो जाइए उनको खोजिए, उनको पढ़िए। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी भी लगता है कि बहुत कम पूछा है, बहुत चीज़ें अब घर जाके याद आएंगी, अरे ये क्यों नहीं पूछा, वो क्यों नहीं पूछा, ये तो रह ही जाता है हर बार, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी, अरे ये तो नहीं पूछ पाए। बट थैंक यू सो मच, इतनी लेट आप आए, आप लोगों को आगे भी ट्रैवल करना है, थोड़ा रेस्ट भी करना होगा, नेक्स्ट डे आपका फिर इंटरव्यूज़ होंगे। बट आई फील ब्लेस्ड, मुझ पर भी आज कृपा बरसी है, वो प्रसाद मुझे भी मिला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिल से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और मैं ये सोच रही हूँ, आपको तो पूत के पालने में दिख रहे थे, हम जब बॉम्बे थे हमें क्यों नहीं दिखे ये लोग, क्या पता हम इस फिल्म से जुड़े होते, बट आप यहाँ तक आए हमारे लिए। नेक्स्ट कभी भी कुछ हो, आप फिल्म से जुड़ गई हैं ऑलरेडी, आपको आप तो जुड़ गए हैं, अब नेक्स्ट टाइम जब कुछ होगा तो आप हमें बताइएगा, कुछ हमारे लायक हो तो ज़रूर बताइएगा। अगेन सबको धन्यवाद दिल से। और इन्हीं लम्हों से गुजर के में इस एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपका मन हो, आपको अच्छा लगता हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते। इन्हीं लम्हों से गुजर के